So hello everyone, I am Gautam and welcome to Easy Chemics. So this video will be about carbene. So what is carbene? Basically carbene is my one reaction intermediate or reactive intermediate. That means whenever I am doing some reactions, carbene can be generated as an intermediate. Okay. So yes, it's possible to generate carbene as an intermediate and इंटरमीडिएट ओके। तो इस वीडियो में हम कार्बिन को एज ए रिएक्शन इंटरमीडिएट किस तरीके से वो जनरेट हो रहा है, कार्बिन एक्चुअली क्या है, कार्बिन स्टेबल किस तरीके से होता है, इसके डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ क्या है, ये किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, फर्दर हर एक चीज़ हम नोटिस करेंगे। लेकिन याद रखना कार्बिन कोई स्टेबल स्पीसीज नहीं है, ये बस एक रिएक्शन इंटरमीडिएट है। तो रिएक्शन में ही जनरेट होता है, रिएक्शन में ही रिएक्ट कर जाता है, इसका कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है कि कार्बिन है ये देखो ये स्टेबल फॉर्म में कार्बिन प्रेजेंट है, नहीं। कार्बिन रिएक्शन इंटरमीडिएट है और वो रिएक्ट कर जाता है रिएक्शन में ही। तो बेसिकली कार्बिन होती क्या है, ठीक है। अगर मैं आपको इसका फीचर बताऊं, कार्बिन्स आर न्यूट्रल reaction intermediates, with 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो कार्बिन के पास कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मतलब कार्बिन ऑक्टेट फुलफिल नहीं करता। तो इसमें कितने क्या होता है? न्यूट्रल, पहली बात है तो न्यूट्रल है ये क्या है? एक न्यूट्रल स्पीशीज है और ये एक इंटरमीडिएट भी है, रिएक्शन इंटरमीडिएट भी है। एट द सेम टाइम इसके पास 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन किस तरीके से होते हैं? इसके बाद जो 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होता है वो होता है 2 सिग्मा बॉन्ड इसके पास रहता है, 2 सिग्मा बॉन्ड से कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं बताओ? 4 इलेक्ट्रॉन, परफेक्ट। और एक लोन पेयर, और या बोल सकते हो लोन पेयर की जगह पे 2 लोन इलेक्ट्रॉन रहता है। लोन पेयर और लोन इलेक्ट्रॉन में क्या डिफरेंस है? लोन पेयर मतलब ये है, लोन इलेक्ट्रॉन मतलब ये है। तो एक इलेक्ट्रॉन अकेला, एक इलेक्ट्रॉन अकेला। बाय द वे आप लोन पेयर की तरह सोच सकते हो, बट लोन इलेक्ट्रॉन यूज करना ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्यों मैं बाद में बताऊंगा, ठीक है। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है। टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स? 4 + 2 इलेक्ट्रॉन इक्वल्स टू 6 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बन गया ना कार्बिन। तो ये तो मैंने बस इसका फीचर बताया। तो दिखता कैसा है कार्बिन? कार्बिन में एक कार्बन एटम होना चाहिए, उसके साथ कोई भी एल्किल ग्रुप या फिर हाइड्रोजन एटम या फिर कोई एटम अटैच्ड होना चाहिए या फिर कोई ग्रुप से अटैच्ड होना चाहिए। तो मान लो मैं यहाँ पे आर यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है, कोई भी ग्रुप से अटैच्ड हो सकता है वो। और आर यूज़ किया और ये जो आर है वो सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है, सिग्मा बॉन्ड के थ्रू अटैच्ड है। तो देखो 2 सिग्मा बॉन्ड ऑलरेडी फॉर्म हो चुका है। 2 सिग्मा बॉन्ड में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है कार्बन के ऊपर? 1 2 3 4, और 2 लोन इलेक्ट्रॉन रहेगा। लोन इलेक्ट्रॉन मतलब इस तरीके से लोन इलेक्ट्रॉन रहेगा, 2 लोन इलेक्ट्रॉन, और या फिर एक लोन पेयर की तरह आप सोच सकते हो, बट लोन पेयर मत बोलो, लोन इलेक्ट्रॉन बोलो, 2 लोन इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा। तो ये हमारा कार्बिन है, ये हमारा क्या है? कार्बिन है, ये हमारा कार्बिन है, दैट्स ऑल। अभी कार्बिन में ये जो लोन इलेक्ट्रॉन ये आपको दिख रहा है, या फिर जो बॉन्ड का पोजीशन आपको दिख रहा है, ये लोन इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन या फिर बॉन्ड का पोजीशन का डिस्ट्रीब्यूशन। तो इन दोनों का डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर बेस करके कार्बिन को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। एक पार्ट क्या है? एक पार्ट होता है हमारा सिंगलेट कार्बिन, दूसरा पार्ट होता है हमारा ट्रिपलेट कार्बिन। एक पार्ट होता है सिंगलेट कार्बिन, दूसरा पार्ट होता है ट्रिपलेट कार्बिन। अब इनका फीचर्स क्या होता है? तो कार्बिन तो हमारा ये है जो कार्बिन है, तो इसको भी हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है सिंगलेट कार्बिन, एक होता है ट्रिपलेट कार्बिन। अभी चलो ये डिस्कस कर लेते हैं कि सिंगलेट कार्बिन क्या होती है और ट्रिपलेट कार्बिन क्या होती है। सिंगलेट कार्बिन का मतलब ये होती है कि सिंगलेट कार्बिन क्या होता है? सिंगलेट कार्बिन पहले मैं पूरा डिस्कस करूंगा, या फिर एक काम करते हैं साइड बाय साइड डिस्कस करते हैं, ठीक है, साइड बाय साइड, देन आई थिंक इट वुड बी बेटर। यहाँ पे सिंगलेट कार्बिन, यहाँ पे ट्रिपलेट कार्बिन, दैट वुड बी बेटर आई थिंक। डन।
तो सिंगलेट कार्बिन किस तरीके का दिखता है, पहली बात तो ये है, ये हमारा जनरल कार्बिन है, कार्बिन बस कार्बिन है। तो इसको अगर मैं दो पार्ट में डिवाइड करूँ, सिंगलेट कार्बिन और ट्रिपलेट कार्बिन, तो सिंगलेट कार्बिन किस तरीके का दिखता है, ट्रिपलेट कार्बिन किस तरीके का दिखता है। अगर मैं सिंगलेट कार्बिन को ड्रॉ करूँ, सिंगलेट कार्बिन दिखता है, ये कार्बन एटम, कार्बिन क्यों है नाम, क्योंकि कार्बन एटम है, देखो अच्छे से, कार्बन एटम है, इसके बाद इस तरीके से लोन है, तो कार्बन से कार्बिन, ओके, ये टार मारा है, जो एक सेक्सटेट कॉम्प्लेक्स है, क्या है, एक सेक्सटेट सिस्टम है, ठीक है, ये एक सेक्सटेट सिस्टम है, ऑक्टेट सिस्टम नहीं है, ठीक है, डन। तो सिंगलेट कार्बिन एक कार्बन एटम होता है, और जो दो आर ग्रुप मैंने लिखा था, मान लो दो आर ग्रुप इस तरीके से अटैच्ड है, इस तरीके से अटैच्ड हो गया, और दो इलेक्ट्रॉन भी तो रहेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन था ये भी तो रहेगा, दो इलेक्ट्रॉन, दो लोन इलेक्ट्रॉन जिसको बोलूंगा मैं, तो ये दो लोन इलेक्ट्रॉन किस तरीके से रहता है, ये दो लोन इलेक्ट्रॉन कार्बन के जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं ना, उसी में रहते हैं, इस तरीके से पेयर्ड अप कंडीशन में। तो एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन क्या होगा, प्लस हाफ, दूसरे इलेक्ट्रॉन का स्पिन होगा माइनस हाफ, तो इस प्लस हाफ माइनस हाफ करके एक ही पोजीशन पे ये दो इलेक्ट्रॉन रहता है, तो इसका पोजीशन क्या होता है, ये जो जहाँ पे ये प्रेजेंट होते हैं, इसका पोजीशन हमारा है क्या, नॉन बॉन्डिंग sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल, sp2 हाइब्रिडाइज्ड नॉन बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, क्यों, देखो ये एक पेयर्ड अप कंडीशन में है, मतलब ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, एक लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है, लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है, और ये पेयर्ड अप कंडीशन में है, पेयर्ड अप कंडीशन में है, और ये लोन पेयर की तरह बिहेव कर रहा है। तो मैंने क्या बोला था, इस कार्बन के साथ क्या कितने सिग्मा बॉन्ड है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड, और जो लोन पेयर होता है वो भी तो हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट करता है विथ सिग्मा बॉन्ड, बस पाई बॉन्ड्स हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं करता। तो दो सिग्मा बॉन्ड, एक लोन पेयर, इसको लोन पेयर समझूंगा क्योंकि ये पेयर्ड अप कंडीशन में, इसलिए लोन पेयर्ड अप कंडीशन में रहेगा, तभी हम लोन पेयर बोलेंगे। अगर ये मान लो इसका इस तरीके से रहता तो इसको हम लोन पेयर नहीं बोल सकते थे, क्योंकि ये पेयर्ड अप कंडीशन में नहीं है, बस दो लोन इलेक्ट्रॉन है, उस तरीके से हम बोलते थे उसको, बोलेंगे उसको, ठीक है, उसमें भी मैं आऊँगा, रुक जाओ। तो लोन पेयर एक और दो सिग्मा बॉन्ड, तो इसका तीन बॉन्ड है टोटल, तीन सिग्मा बॉन्ड हम सोच सकते हैं। तो इसका हाइब्रिडेशन क्या होंगे, जनरली sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, ठीक है, ये हाइब्रिडेशन sp2 होता है। अगर ये हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ठीक है, तो मैं इसको थोड़ा शिफ्ट करके लिखता हूँ, देन इट विल बी लुकिंग बेटर। इस कार्बन का हाइब्रिडेशन sp2 होता है, ठीक है, तो sp2 होने से, और एट द सेम टाइम जब इसका हाइब्रिडेशन आपको sp2 मिल जाएंगे, तो कार्बन के कितने हैं, देखो इलेक्ट्रॉन्स 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके अभी भी वैकेंसी है। वैकेंसी कहाँ पे, कार्बन का जो p ऑर्बिटल होता है ना, इस तरीके से कार्बन का एक p ऑर्बिटल ड्रॉ किया मैंने, ये जो p ऑर्बिटल है, ये p ऑर्बिटल दिखता है, तो उसको मैंने तोड़ के बीच में कार्बन रख के ड्रॉ किया, एक ही p ऑर्बिटल है ये, ठीक है। तो जो कार्बन का p ऑर्बिटल है वो वैकेंट p ऑर्बिटल है, वैकेंट p एटॉमिक ऑर्बिटल है कार्बन का, ये कार्बन का वैकेंट p ऑर्बिटल है, ये कार्बन का ऑर्बिटल नहीं है, हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, कार्बन का हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है, हाइब्रिडाइज्ड, बस एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल इस डायरेक्ट नहीं है, ये हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। तो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में इसलिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड सिस्टम है, डन हो गया। तो ये हमारा जनरली क्या होता है, सिंगलेट कार्बिन। तो इसमें एज हाइब्रिडाइज्ड sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, तो इसका जियोमेट्री क्या होगा, इसका जियोमेट्री होगा प्लानर, ट्राइगोनल प्लानर, लाइक दैट, दिस इज द जियोमेट्री, दिस इज द जियोमेट्री। तो उसको मैं अभी फिलहाल रख रहा हूँ, उसको उस लाइन को नहीं लिख रहा हूँ। और अगर मैं इसकी शेप की बात करूँ, और शेप के टाइम पे क्या होता है, शेप के टाइम पे हमें लोन पेयर को छोड़ देना होता है, तो ये है इसका शेप, मतलब बेंड शेप, और मैं बोल सकता हूँ वी शेप्ड, इसका शेप है वी, ये वी शेप्ड सिस्टम है, हो गया। तो ये हमारा टोटल सिंगलेट कार्बिन का फीचर्स है। अब ट्रिपलेट कार्बिन में क्या होती है, बेसिकली ट्रिपलेट कार्बिन को हम दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ठीक है, दो तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। क्या क्या तरीका है, फर्स्ट जो तरीका है वो ये है, ये एक हाइड्रोजन है, कार्बन है, ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन मैंने डाल दिया, ठीक है। इसमें क्या होंगे, इसमें ये इस तरीके से एक p ऑर्बिटल मैंने ड्रॉ किया, इस तरीके से मैंने दूसरा p ऑर्बिटल ड्रॉ किया, ठीक है, दूसरा p ऑर्बिटल ड्रॉ किया। और ये दोनों p ऑर्बिटल, ये जो दोनों p ऑर्बिटल है ना, ये भी, ये दोनों p ऑर्बिटल वैकेंट, आई थिंक नॉट वैकेंट, इट्स अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल है, ये भी और ये भी, नीचे लिख रहा हूँ मैं,
अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल। देखो याद रखना आपको इसको, ठीक है, कोई ऑप्शन नहीं आपके पास। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल है, मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। मैंने बोला था दो तरीके से ट्रिपलेट कार्बिन हम ड्रॉ कर सकते हैं, दो तरीके का होता है ट्रिपलेट कार्बिन। तो उसमें क्या होता है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में यहाँ पे रहता है, एक ऑर्बिटल में, मतलब इस ऑर्बिटल में रहेगा, ठीक है। ये मत समझो ये अलग है ये अलग है, ये जो है ये एक ही है। पी ऑर्बिटल तो इसी तरीके का होता है ना, डम्बल शेप, तो ये इस तरीके से ये रहेगा, नहीं तो ये इस ऑर्बिटल में रहेगा, मतलब यहाँ पे रहेगा। तो अगर ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में रहेगा और ये दोनों का स्पिन स्पिन देखो अलग है, मतलब ये दोनों अभी लोन पेयर नहीं है, ये दोनों क्या है, अभी लोन इलेक्ट्रॉन की तरह बिहेव कर रहा है, ठीक है। तो इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होंगे, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होंगे sp हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है। तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन क्यों, क्योंकि इसके पास ये एक सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा बॉन्ड है, तो ये sp हाइब्रिडाइजेशन हमें मिल चुका है, ये हमें sp हाइब्रिडाइजेशन मिल चुका है। डन, खुश, वेरी गुड, परफेक्ट। अभी जब आप इसको sp हाइब्रिडाइज्ड करोगे तो ये एक हमें स्ट्रक्चर मिल चुका है। तो sp हाइब्रिडाइज्ड से क्या स्ट्रक्चर मिलता है, इसका जियोमेट्री क्या मिलता है, जियोमेट्री क्या मिलेगा, इसका जियोमेट्री मिलेगा लीनियर। और अगर मैं इस शेप की बात करूं, शेप भी क्या मिलेंगे, लीनियर, क्योंकि हमें अलग अलग इलेक्ट्रॉन अलग अलग जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, तो ये कभी भी पेयर फॉर्म नहीं कर सकता, इसको हमें छोड़ देना है, एक इलेक्ट्रॉन को अभी कंसीडर करना नहीं है, क्योंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल में प्रेजेंट है। अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल मतलब हाइब्रिडाइजेशन में पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहा है, तो मैं क्यों कंसीडर करूँ हाइब्रिडाइजेशन में, उसको नहीं करना, तो ये दोनों पार्टिसिपेट करेगा, जो कि एक लीनियर सिस्टम है। तो इसका जियोमेट्री भी लीनियर होता है, शेप भी लीनियर होता है, तो बेसिकली आपको शेप याद रखना होता है, ठीक है। एक तरीके से हम ट्रिपलेट कार्बिन को इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरा तरीका है ट्रिपलेट कार्बिन को लिखना, वो क्या है, वो तरीका ये है कि आप ट्रिपलेट कार्बिन को एक और तरीके से दिखा सकते हो, दैट इज दिस। दो हाइड्रोजन इस तरीके से प्रेजेंट रहेगा, और यहाँ पे मैंने क्या किया था, आर ग्रुप लिया, यहाँ पे मैंने हाइड्रोजन लिया, तो चाहो तो आप आर ग्रुप ले सकते हो, अगर आपको कोई प्रॉब्लम है हाइड्रोजन लेने में आप आर ग्रुप ले सकते हो, आर ग्रुप ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाद में हम एग्जाम्पल के टाइम पे और डिटेल्स में जानेंगे। तो मैंने दो आर ग्रुप लिख दिया, मतलब इस तरीके से मैंने लिख दिया, ठीक है। और जैसे इस यहाँ पे प्रेजेंट था ना, सिमिलर काइंड ऑफ हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पे भी क्रिएट होगा। तो ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है। तो कितने हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, दो सिग्मा बॉन्ड जनरेट कर रहा है, एक सिग्मा बॉन्ड, दो सिग्मा बॉन्ड। और ये भी अगर एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, तो उस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में क्या होता है, जनरली ट्रिपलेट कार्बिन के दो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से प्रेजेंट नहीं होगा। अगर इस तरीके से प्रेजेंट होगा फिर तो वो सिंगलेट कार्बिन बन गया, सिंगलेट कार्बिन होता है। तो ये अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल इस तरीके से होता है। और जो वैकेंट पी ऑर्बिटल होता है ना कार्बन का, उस वैकेंट पी ऑर्बिटल में एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, तो एक इलेक्ट्रॉन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में, एक इलेक्ट्रॉन अनहाइब्रिडाइज्ड वैकेंट पी ऑर्बिटल में जाएगा, ठीक है। ये अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ये क्या है, अनहाइब्रिडाइज्ड पी ऑर्बिटल ऑफ कार्बन हो गया एक। और ये क्या है, हाइब्रिडाइज्ड, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, आपको दिख रहा होगा ना, sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम में रहेगा, दूसरा sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में रहेगा। क्यों ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, एक सिग्मा दो सिग्मा, ये भी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, लेकिन इस हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल में बस एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन अप स्पिन में प्रेजेंट है। तो इसमें क्या है, आपको तो कंसीडर करना है, क्योंकि हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है ये, ठीक है। हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो आपको हाइब्रिडाइजेशन में इसको लेना है, तो 1 2 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है, ठीक है। अगर ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है तो आपको जियोमेट्री क्या मिलेंगे, जियोमेट्री जनरली आपको लीनियर ही मिलेगा, प्लानर ही मिलेगा, राइट, जियोमेट्री प्लानर मिलेगा। एट द सेम टाइम अगर मैं इसके शेप की बात करूं, तो एज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसको इलेक्ट्रॉन को छोड़ देना होता है हमेशा, राइट, इलेक्ट्रॉन को हमेशा क्या होता है, छोड़ देना होता है, ये बेंड शेप आ जाता है, ठीक है, बेंड शेप का आ जाता है, ये भी इसका भी शेप क्या होता है, बेंड शेप। चलो मैं इसके यहाँ पे लिख देता हूँ, बेंड शेप हो गया ये, ठीक है। तो देखो सिंगलेट कार्बिन में हमेशा sp2 हाइब्रिडाइजेशन आपको देखने को मिलेगा,
ट्रिपलेट कार्बिन में sp हाइब्रिडेशन देखने को मिलेगा, sp2 हाइब्रिडाइजेशन भी देखने को मिलेगा। लेकिन अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आए ट्रिपलेट कार्बिन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है, sp या sp2 या sp3 या sp3d2 लाइक दैट, एनीथिंग कैन बी गिवन, तो आपको क्या चूज करना है, आपको चूज करना है sp हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। ठीक है, याद रखना है जो पॉइंट बता रहा हूँ इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देना। ऑल ये दोनों शो करता फिर भी ये प्रायोरिटी देना। फिर ये जो आपको मैंने sp हाइब्रिडाइजेशन में क्या मिलता है, लीनियर जियोमेट्री मिलता है, लीनियर शेप मिलता है, राइट। लेकिन एग्जैक्टली ना ये जो सीधा लिख रहा है ना लाइन, ये सीधा एक्चुअली में होता नहीं है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है, थोड़ा सा टेढ़ा हो जाता है। और इसका जो टेढ़ा होना मतलब 180 डिग्री बॉन्ड एंगल नहीं होता इसका। ठीक है, इसका बॉन्ड एंगल 180 डिग्री नहीं होता। कितना होता है इसका बॉन्ड एंगल? लीनियर तो हम बोलेंगे बट नियरली लीनियर बोलना आपके लिए अच्छा, नियरली लीनियर। इसका बॉन्ड एंगल 180 नहीं होता, इसका बॉन्ड एंगल होता है 130 डिग्री टू 150 डिग्री। तो ये एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है। ठीक है, तो मैं आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता हूँ, तो याद रखना ये लीनियर है, नियरली लीनियर है। तो इस आपको पता रहना चाहिए कि हाँ ये इस तरीके से रहता है। डन। तो ये इतने बॉन्ड एंगल के साथ लीनियर है। और ये क्या है, एक अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल ऑफ कार्बन एटम है और sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जो ये है। डन। तो हमारा ये सिंगलेट कार्बिन है जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होती है, ट्रिपलेट कार्बिन है जो sp2 नहीं, एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड और एक sp हाइब्रिडाइज्ड होता है। तो मुझे sp हाइब्रिडाइज्ड को प्रीफरेंस देना है ओवर sp2 हाइब्रिडाइज्ड, तो इसको ज़्यादा प्रीफरेंस देना। ठीक है, ठीक है। और लीनियर अगर मान लो लीनियर भी लिखा है, नियरली लीनियर नहीं लिखा है, तो आप सोच समझ कर ऑप्शन चूज करना, क्योंकि यही रियलिटी है, यही रियलिटी है। ठीक है, यही रियलिटी है यहाँ पे। डन, बहुत अच्छी बात है। तो लेकिन अगर लीनियर ऑप्शन है तो आप उसको चूज कर लेना, कोई इशू नहीं होगा उसमें, क्योंकि आपके इस लेवल तक, इस लेवल पे आई होप इसको कंसिडर किया जाएगा जो मैंने आपको बताया। तो बेसिक डिफरेंस क्या है, हाइब्रिडाइजेशन का डिफरेंस तो आपको मिल ही चुका है। तो इन दोनों में इसका sp2 है, इसका sp है, क्योंकि इसको मैंने ज़्यादा प्रायोरिटी देने नहीं बोला, अगर जरूरत ना पड़े तो। अदरवाइज इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, इसका हाइब्रिडाइजेशन sp है। हो गया। इसमें इलेक्ट्रॉन एज ए लोन पेयर होता है, लोन पेयर प्रेजेंट रहता है, मतलब पेयर्ड अप कंडीशन में रहता है। इसमें क्या होता है, पेयर्ड अप कंडीशन नहीं, पैरेलल स्पिन में रहता है। ठीक है, तो मैं और फीचर्स लिख देता हूँ आपको, और मैं फीचर्स आपको बना देता हूँ। एक है मेरा सिंगलेट, एक है मेरा ट्रिपलेट। सिंगलेट में क्या होता है, ये जो कार्बन एटम है ना, इसके साथ पेयर्ड अप कंडीशन में रहेगा। हो गया। ट्रिपलेट में क्या होगा, इस कार्बन एटम के साथ जो R ग्रुप होंगे ना, वो इस तरीके से रहेगा, पेयर्ड अप कंडीशन में नहीं, पैरेलल में, या तो इस तरीके से और या तो इस तरीके से, कोई एक तरीके से रहेगा। तो मैं इसको ही लिख रहा हूँ। ठीक है, पैरेलल स्पिन में रहेगा, तो ये पेयर्ड अप कंडीशन में रहता है, ये पैरेलल स्पिन में रहता है। डन हो गया, ये बेसिक डिफरेंस है। हो गया, दूसरा फीचर भी मैंने आपको बता दिया। फिर आप समझो, अगर यहाँ पे ये पेयर्ड अप कंडीशन में होंगे तो मतलब यहाँ पे कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, नो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। दैट मीन्स दैट इज n इक्वल्स टू 0, जो पैरामैग्नेटिज्म मतलब अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन का नंबर जो n से डिनोट किया जाता है, वो n इक्वल्स टू 0। यहाँ पे n इक्वल्स टू क्या है, n इक्वल्स टू 2 है। अगर n इक्वल्स टू 2 है तो आपको कोरस्पॉन्डिंग म्यू वैल्यू, मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू मिल जाएंगे √ऑफ n इंटू n प्लस 2 से, Bm बोर मैग्नेटन आपको मिल जाएंगे। तो n इक्वल्स टू 0 मतलब क्या, ये क्या होंगे, डायामैग्नेटिक होंगे, और ये क्या होंगे, पैरामैग्नेटिक होंगे। डन, ये डायामैग्नेटिक है, ये पैरामैग्नेटिक है। हो गया, ये एक फीचर हो गया, डिफरेंस आपको पता चल गया, राइट। डिफरेंस आपको पता चल गया, डायामैग्नेटिक है, दूसरा पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, डन, बहुत अच्छी बात है। अब ये अगर डायामैग्नेटिक है तो ये क्या है, मैंने पहले क्या बोला था, ये एक रिएक्टिव इंटरमीडिएट से, रिएक्टिव इंटरमीडिएट मीन्स रिएक्शन में एज एन इंटरमीडिएट जनरेट होता है। तो ये रिएक्शन इंटरमीडिएट है, मतलब ये सिंगलेट भी इंटरमीडिएट है, ट्रिपलेट भी इंटरमीडिएट है, तो ये जनरेट होंगे और रिएक्शन भी रिएक्ट कर जाएगा। ऐसा नहीं कि जनरेट होकर उसी स्टेट में रहेगा, जैसे कि प्रोडक्ट फॉर्म होकर प्रोडक्ट ही रहता है, इंटरमीडिएट फॉर्म होकर इंटरमीडिएट नहीं रहता, वो रिएक्शन में फर्दर पार्टिसिपेट कर जाता है। तो जब ये फर्दर पार्टिसिपेट कर जाएगा रिएक्शन में, डेफिनेटली क्या होंगे आपके लिए, डायामैग्नेटिक अगर है रिएक्शन में तो इसको मैं डिटेक्ट नहीं कर सकता हूँ,
कोई भी पैरामैग्नेटिक टूल से, पैरामैग्नेटिक जो जिस टूल से, जिस मेथड से हम पैरामैग्नेटिज्म डिटेक्ट करते हैं, पैरामैग्नेटिज्म डिटेक्ट करना मतलब उसमें अगर कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो उसको अगर हम डिटेक्ट कर ले तो बोलेंगे हाँ उस प्रॉपर्टी में पैरामैग्नेटिज्म प्रेजेंस है। जैसे कि एक मेथड होता है जिसका नाम है, जिस मेथड का नाम होता है ESR या फिर उसको EPR भी बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन लिख लेना, मैं बता रहा हूँ, मैं नहीं लिख रहा हूँ लेकिन लिख लेना, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। ठीक है, इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस भी बोला जाता है, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस भी बोला जाता है। तो ये क्या करता, पैरामैग्नेटिज्म प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। मतलब अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे तो उसको क्या करेगा, डिटेक्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा। हो गया। इसमें एज कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है तो ये क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये जो EPR और ESR मेथड है, ये जो ट्रिपलेट कार्बन होता है वो EPR और ESR मेथड एक्टिव होता है, EPR एक्टिव एंड ESR एक्टिव होता है, परफेक्ट बोल सकता हूँ। लेकिन ये क्या होंगे, ESR या फिर EPR इनएक्टिव होंगे, EPR या फिर ESR इनएक्टिव होंगे। क्यों इनएक्टिव होंगे, लॉजिक सिंपल है, इसलिए इनएक्टिव होंगे क्योंकि ये सिस्टम डायमैग्नेटिक, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है ही नहीं तो पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा तो इनएक्टिव होंगे ये। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, समझ जाना इसको। हो गया डन, अभी हो चुका है। अभी मुझे एक बात, अभी फिर से एक और टेबल बना लेता हूँ, साइमल्टेनियसली सिखाऊंगा मैं आपको। ये मेरा सिंगलेट है, ये मेरा ट्रिपलेट है। तो सिंगलेट कार्बन में हमने फीचर समझ लिए। अब इसका एग्जाम्पल क्या है, रियल लाइफ एग्जाम्पल की बात कर रहा हूं, डाइक्लोरोकार्बन। अच्छा चलो इस तरीके से मैं दिखाता हूं, CCl डॉट, ये एक कार्बन है जिसको डाइक्लोरो, दो क्लोरो ग्रुप है इसलिए हम डाइक्लोरोकार्बन बोलते हैं इसको। ये मेरा सिंगलेट कार्बन है, एक H एक Cl है, ये मेरा सिंगलेट कार्बन है। दो OMe ग्रुप है, मिथोक्सी ग्रुप, ये भी मेरा सिंगलेट कार्बन है। ये मेरा एग्जांपल है सिंगलेट कार्बन का, रियल एग्जांपल दे रहा हूं मैं। ट्रिपलेट कार्बन क्या है, ये है हाइड्रोजन पीच, ये है एक हाइड्रोजन एक R ग्रुप, एल्किल ग्रुप, ये है, या फिर ये C2PH ग्रुप है। सारे के सारे ट्रिपलेट कार्बन है। तो अगर मैं ट्रिपलेट और सिंगलेट को सिंगलेट दिखाऊं, मतलब लोन पेयर को अपनी जगह पे रख दूं, तो क्या होंगे, ये इस तरीके से पेयर्ड अप कंडीशन में होगा हमेशा। दो इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे दो इलेक्ट्रॉन स्पिन, हाफ पैरेलल स्पिन में होगा हमेशा। लेकिन आप चाहो तो सिस्टम को, अगर जब इन जनरल इसको लिखोगे तो आप दोनों सिस्टम को इस तरीके से दिखा सकते हो, दोनों के दोनों सिस्टम को आप इस तरीके से दिखा सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं CRR इस तरीके से लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है। बस आपको ये पता रहना चाहिए कि सिंगलेट सिंगलेट है, ट्रिपलेट ट्रिपलेट है। डन। तो मैंने आपको रियल एग्जांपल्स भी दे दिए, कौन सा सिंगलेट कार्बन होता है, कौन सा ट्रिपलेट कार्बन होता है। डन, खुश, वेरी गुड, वेरी गुड, परफेक्ट। अब मुझे एक बात बताओ, ये तो सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन हो गया। अब ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन में कौन ज़्यादा स्टेबल होता है, कौन ज़्यादा अनस्टेबल होता है, या फिर कौन ज़्यादा रिएक्टिव होता है, कौन ज़्यादा रिएक्टिव नहीं होता। पहली बात तो ये दोनों इंटरमीडिएट है, तो मैं ये पॉइंट ऐड कर सकता हूँ यहाँ पे, बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन, बोथ सिंगलेट एंड ट्रिपलेट कार्बन्स आर रिएक्टिव। ये दोनों बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, लेकिन इनमें, इन दोनों में अगर मैं कंपैरिजन करूं तो क्या होता है, सिंगलेट कार्बन जो है, मतलब ये कार्बन जो है, और जो ट्रिपलेट कार्बन है, इन दोनों में स्टेबल कौन होता है और इन दोनों में रिएक्टिव कौन होता है। लॉजिकल बात है, जो ज़्यादा स्टेबल होगा वो रिएक्ट नहीं करेगा, और जो ज़्यादा स्टेबल नहीं होगा ज़्यादा रिएक्ट करेगा। मतलब एक्टिव, उसका बहुत ज़्यादा एक्टिविटी होगा, एक्टिव होगा बहुत ज़्यादा, अनस्टेबल होगा वो, जो अनस्टेबल होता है वही तो रिएक्ट करता है। तो ये मेरा सिंगलेट है, ये मेरा ट्रिपलेट है। आपने हुन्स का मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़े होंगे, हुन्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल। तो इसमें अच्छे से देखो, ये जो कार्बन होता है इसमें एक स्पिन प्लस अप होता है, दूसरा स्पिन माइनस अप होता है, इसमें एक स्पिन प्लस अप होता है, दूसरा स्पिन माइनस अप होता है। तो स्मॉल स्मॉल इसकी वैल्यू है। तो अगर मैं टोटल स्पिन निकालूं, जो मैंने आपको सिखाया था कैपिटल एस वैल्यू होता है,
टोटल स्पिन निकालो तो यहाँ से टोटल स्पिन क्या आएंगे 0, यहाँ से टोटल स्पिन क्या आएंगे ओके यहाँ पे दोनों प्लासा प्लासा पे, ठीक है सॉरी, यहाँ पे टोटल वैल्यू आएंगे 1, ठीक है। तो अगर मैं स्पिन निकल गया, अब मैं यहाँ से अगर स्पिन मल्टीप्लिसिटी निकालूँ, स्पिन मल्टीप्लिसिटी यहाँ पे भी अगर मैं एसएम निकालूँ क्या आएंगे, स्पिन मल्टीप्लिसिटी मतलब 2s + 1, तो अगर s की वैल्यू पुट कर दूँ तो आएगा मेरा 1, यहाँ पे 2s + 1 s की वैल्यू पुट करूँगा तो आएगा मेरा 3। तो एज इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू 3 है 1 है और इसका 3 है, ये 1 है इसलिए इसको बोला जाता है सिंगलेट कार्बिन, एज इसका 3 है इसको बोला जाता है ट्रिपलेट कार्बिन, ठीक है। तो आपको सिंगलेट और ट्रिपलेट का फंडा है अब समझ में आ गया, क्योंकि इसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी का जो वैल्यू होता है वो इस तरीके से अलग अलग होता है, ठीक है, इस तरीके से वो अलग अलग होता है। ये हमारा सिंगलेट कार्बिन, ये मेरा ट्रिपलेट कार्बिन। डन, खुश, वेरी गुड। अभी इन दोनों में आपने हुम्स का स्पिन मल्टीप्लिसिटी रूल पढ़े होंगे, जिसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ज़्यादा है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। तो किसका स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू ज़्यादा है, ट्रिपलेट का, तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। इसको मैं थोड़ा शिफ्ट करके एक ही लाइन पे लिख देता हूँ। ये क्या है, एक मोर स्टेबल है, सॉरी 3 है इसका मतलब ये मोर स्टेबल है, स्पिन मल्टीप्लिसिटी वैल्यू है ज़्यादा इसलिए ये मोर स्टेबल है, और ये क्या होंगे, लेस स्टेबल होंगे, ठीक है। एक लॉजिक है, अगर ये मोर स्टेबल है तो ये इसमें क्या है, ये मोर स्टेबल मतलब लेस रिएक्टिव है, और ये क्या होंगे, मोर रिएक्टिव होंगे डेफिनेटली, बस यही लॉजिक है, ठीक है ना, इंटरेस्टिंग है ना। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये काम कर रहा है। डन, तो ये हो गया ये सिंगलेट और ये हो गया हमारा ट्रिपलेट कार्बिन, सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बिन का पूरा फंडा, ओके। तो अब मैंने तो स्पिन मल्टीप्लिसिटी के से ये बोला ये लेस स्टेबल है, ये मोर स्टेबल है। यहाँ पे एक और लॉजिक दिया जा सकता था। देखो ये दोनों स्पिन पेयर्ड कंडीशन में एक ही ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, और ये दोनों जैसे कि मैंने आपको ट्रिपलेट कार्बिन का पिक्चर दिखाया ऑलरेडी, ये दोनों सेम ऑर्बिटल में नहीं होता है, ये और ये दोनों सेम ऑर्बिटल में होता है। तो बिकॉज कि ये दोनों सेम ऑर्बिटल में होता है, इनमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है। अगर इसमें रिपल्शन बहुत ज़्यादा होंगे तो ये लिटिल बिट लेस स्टेबल होंगे, और ये अलग अलग जगह पे अलग अलग ऑर्बिटल में है तो इसमें रिपल्शन कम होंगे, तो ये रिपल्शन कम होंगे तो मोर स्टेबल होंगे। इस लॉजिक से भी आप मोर स्टेबल ट्रिपलेट कार्बिन और लेस स्टेबल सिंगलेट कार्बिन का एक्सप्लेनेशन दे सकते हो, लेकिन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन जो होंगे वो हुम्स स्पिन मल्टीप्लिसिटी हुम्स रूल से दे सकते हो, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे हुम्स रूल ऑफ स्पिन मल्टीप्लिसिटी, उससे आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि ये मोर स्टेबल क्यों है, ये लेस स्टेबल क्यों है। डन, दैट्स ऑल अबाउट द बेसिक थिंग्स अबाउट कार्बिन्स। ये था कार्बिन का पूरा बेसिक फंडा, ठीक है। अब क्वेश्चन रेज होता है, कार्बिन तो हमने समझ लिया कार्बिन क्या होती है, तो इन जनरल आप कार्बिन को किस तरीके से डिनोट करोगे, इस तरीके से डिनोट करोगे, सिंगलेट ट्रिपलेट कार्बिन का डिफरेंट पार्ट्स है, ठीक है, हो गया। अब क्वेश्चन रेज होता है कार्बिन को आप किस तरीके से जनरेट करोगे, हाउ टू जनरेट कार्बिन, और हाउ टू फॉर्म कार्बिन्स, ठीक है, किस तरीके से कार्बिन जनरेट करोगे। तो एक लॉट ऑफ प्रोसीजर्स है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, जो कार्बिन्स होता है ना, याद रखना कार्बिन्स जो होता है वो रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स होती है, और वो इंटरमीडिएट तब क्रिएट होती है जब हम उसमें एनर्जी ऐड करते हैं, इसलिए बोलते हैं कार्बिन्स आर एंडोथर्मिक स्पीशीज। एंडो मतलब क्या होता है, हीट ऐड करना होता है, एंडोथर्मिक स्पीशीज, ठीक है। एंडोथर्मिक स्पीशीज का मतलब क्या है, कार्बिन को जनरेट करने के लिए मुझे हीट या फिर लाइट मतलब H-nu, हीट मतलब हीट साइन, हीट या तो लाइट मुझे इंट्रोड्यूस करना है, हीट और लाइट नीड टू इंट्रोड्यूस इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी। मुझे एनर्जी इंट्रोड्यूस करना है तो हीट या फिर लाइट में इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी इंट्रोड्यूस करूंगा टू जनरेट कार्बिन्स। क्यों, कार्बिन एंडोथर्मिक स्पीशीज होती है, कार्बिन में अगर आप हीट दोगे तो ही कार्बिन जनरेट होंगे, या फिर लाइट
इंट्रोड्यूस करोगे तो ही कार्बन जनरेट होंगे। ठीक है, इज दैट क्लियर? यस, इट्स फाइन, टोटली परफेक्ट। अब एक एक करके प्रोसेस देख लेते हैं किस तरीके से जनरेट कर सकते हैं। फर्स्ट प्रोसेस जो कार्बन जनरेशन का वो है बाय थर्मल और फोटोकेमिकल थर्मल और फोटोलाइटिक अल्फा एलिमिनेशन। थर्मल और फोटोलाइटिक अल्फा एलिमिनेशन। सो व्हाट डू यू मीन बाय दिस अल्फा एलिमिनेशन? तो जनरली आपने बीटा एलिमिनेशन तो सुना होगा। बीटा एलिमिनेशन में क्या होता था, मैं आपको एक झलक दिखा देता हूँ। ठीक है, बीटा एलिमिनेशन में मान लो ये मेरा सिस्टम होता था, ये मेरा लिविंग ग्रुप होता था, यहाँ पे एक हाइड्रोजन था, ये अल्फा कार्बन था, ये बीटा कार्बन था। तो बीटा एलिमिनेशन मतलब बीटा पोजीशन में यहाँ पे कोई बेस या न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करता था, ये आके यहाँ पे आ जाता था, लिविंग ग्रुप निकल जाता था। तो ये था बीटा एलिमिनेशन। तो ये एक दूसरे के रेस्पेक्ट में बीटा पोजीशन में प्रेजेंट है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में ये बीटा पोजीशन में, इसके रेस्पेक्ट में ये बीटा में है, इसके रिस्पेक्ट में ये बीटा में है, अगर मैं समझूँ तो ये बीटा एलिमिनेशन था। तो यहाँ पे बीटा नहीं अल्फा एलिमिनेशन होंगे। तो जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, अल्फा एलिमिनेशन मतलब क्या है, जिस कार्बन के साथ लिविंग ग्रुप अटैच्ड होंगे, जैसे कि ये अल्फा कार्बन है, उसके साथ ही आपका ये जो हाइड्रोजन जैसे कि यहाँ पे था, उसी के साथ हाइड्रोजन भी रहना है। तो ये मेरा अल्फा एलिमिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया? परफेक्ट, वेरी गुड। तो मैं लिख देता हूँ आपको अल्फा एलिमिनेशन क्या है। बोथ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप ऑन द सेम कार्बन। अगर इस तरीके से सिस्टम होंगे तो हमारा वो अल्फा एलिमिनेशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अगर मैं इस टाइप के रिएक्शन की बात करूं तो एग्जांपल्स देख लेते हैं एक एक करके। तो पहला एग्जांपल जो मैं आपको दूंगा ये होगा, मान लो ये मेरा एक क्लोरोफॉर्म है। आपको पता है क्लोरोफॉर्म क्या होता है, ये CaCl3। इसमें मैं क्या कर रहा हूँ, एक बेस ऐड कर रहा हूँ OH-। एट द सेम टाइम मुझे हीट इंट्रोड्यूस करना है, क्योंकि कार्बन जब जनरेट होंगे मैं कार्बन को जनरेट करना है मुझे। तो जब कार्बन जनरेट होंगे वो एंडोथर्मिक स्पीसीज है, तो इसका मतलब उसमें अगर मैं हीट इंक्लूड ना करूँ, एनर्जी इंक्लूड ना करूँ, जनरेट नहीं होंगे वो। तो ये जो हाइड्रोजन होता है ना, ये हाइड्रोजन एक्चुअली एसिडिक होता है। क्यों एसिडिक होता है? क्योंकि ये अगर एसिड में फॉर द टाइम बिंग सोच रहे हो ये एसिडिक होता है, तो एसिड होंगे, तो अगर मैं इसको सोच के जो कॉन्जुगेट बेस बनाऊंगा प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन के बाद, कॉन्जुगेट बेस अगर स्टेबल हुआ तो मैं बोल सकता हूँ ना इसका कोरोस्पोंडिंग पैरेंट मॉलिक्यूल एसिड है। आपको ऑलरेडी पता है, ये मैंने ऑलरेडी समझा दिया आपको ये मेरा। तो इस पर्टिकुलर सिस्टम में C- इस तरीके से। अब ये अगर कॉन्जुगेट बेस है, ये मेरा क्या है, कॉन्जुगेट बेस CB है। अगर ये स्टेबल है तो मैं बोल सकता हूँ हाँ ये एसिड है। अच्छा एसिड है, एसिडिक सिस्टम है। ठीक है, चलो देख लेते हैं। मैं इस सिस्टम में इस तरीके से रेजोनेंस कर सकता हूँ। क्यों कर सकते हो? क्योंकि जो क्लोरीन है ना, हमारा जो क्लोरीन भाई है, उसके पास क्या है, वैकेंट 3D ऑर्बिटल होते हैं। और जो वैकेंट 3D ऑर्बिटल होता है वो खाली होता है, इसलिए ये जो रेजोनेंस के बाद जो यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन आ जाता है, उस वैकेंट 3D ऑर्बिटल में जा सकता है, इसलिए ये स्टेबल होता है। ठीक है, तो मैं दिखा देता हूँ आपको किस तरीके का स्ट्रक्चर आपको मिलेंगे। C डबल बॉन्ड Cl। तो यहाँ पे क्या हुआ, Cl के पास हाथ 2 बॉन्ड अटैच्ड है, बट Cl के साथ क्या होता है, HCl KCl। तो इसका वैलेंसी जनरली 1 होता है, तो एक बॉन्ड हो सकता है। तो 2 बॉन्ड फॉर्म किया, मतलब एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डाल दिया मैंने, इसके ऊपर नेगेटिव आ जाएगा। परफेक्ट। तो सिमिलर काइंड जो रेजोनेंस मैंने आपको दिखाया वो इसके साथ भी कर सकता हूँ, इसके साथ भी कर सकता हूँ मैं, राइट? यस और नो? यस डेफिनेटली। तो मैंने इसके साथ किया, और मैं और लिख रहा हूँ कि ETC और 2 स्ट्रक्चर मुझे मिलेंगे, ETC 2 स्ट्रक्चर। ठीक है, किसके साथ, एक इसके साथ, एक इसके साथ, जो मैं ड्रॉ नहीं कर रहा हूँ, मतलब मुझे ये मिल चुका है, मुझे ये मिल चुका है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, उसके बाद ये जो 3 Cl है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, अल्फा एलिमिनेशन, राइट? मैं यहाँ पे अल्फा एलिमिनेशन कर रहा हूँ। अल्फा मतलब क्या, देखो ये जो कार्बन अटैच्ड है ना, इस कार्बन के साथ मान लो ये एक लिविंग ग्रुप है, और लिविंग कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन प्रोटॉन भी है। तो लिविंग ग्रुप और प्रोटॉन दोनों सेम कार्बन के साथ, तो अगर दोनों एक साथ लीव हो जाए, तो मैं बोल सकता हूँ ना अल्फा एलिमिनेशन है। ऐड तो नहीं कर रहा हूँ मैं कुछ भी। तो अगर दोनों लीव हो, हाइड्रोजन तो ऑलरेडी लीव कर चुका है और C के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ चुका है। अब ये Cl क्या है, एक नेगेटिव, एक लिविंग ग्रुप है। अच्छा, आपको ऑलरेडी पता है कार्बन का 2p और इसका 3p ओवरलैपिंग है। 2p 3p ओवरलैपिंग है। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन लेके भाग जाएगा। जब भाग जाएगा, कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज रहेगा। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, वो तो रहेगा एज यूजुअल। तो एज 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर रहेगा, और ये 2 Cl इस तरीके से रहेगा, तो ये कार्बन नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन और 2 Cl। तो कितने इलेक्ट्रॉन से, देखो
1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या बन गया मेरा कार्बिन। ठीक है, डन, खुश, दैट्स ऑल, यही है पूरा खेल। ठीक है, तो इस तरीके से हम कार्बिन जनरेट कर सकते हैं। तो ये एक मेथड, अल्फा एलिमिनेशन का एक मेथड था ये। और भी मेथड हो सकता है बी में, चलो और एग्जांपल ले लेते हैं। अभी मैं क्या करूँगा, एक पार्टिकुलर सिस्टम लूँगा जिस सिस्टम में सिमिलर, ये मेरा लिविंग ग्रुप है, ये मेरा एसिडिक हाइड्रोजन है, और क्यों एसिडिक है आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि क्लोरीन के साथ रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अगर मैं बेस और हीट ऐड करूँगा, एनर्जी ऐड करूँगा, ये खा जाएगा इसको, यहाँ पे नेगेटिव आ जाएगा। और इसका स्टेबिलिटी मैं अब नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि आपको समझ में आ गया इस तरीके से ये स्टेबल होता है। ठीक है, स्टेबल है ये। नेक्स्ट स्टेप में ये भी भाग जाएगा एज ए लिविंग ग्रुप, और मुझे क्या मिलेंगे, मुझे मिलेंगे ये वाला कार्बिन। नेगेटिव चार्ज मतलब क्या, 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन लाइक दैट। ठीक है, अब यहाँ पे आप पूछ सकते हो सर यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन किस तरीके से आ रहा है। देखो मैं एक बार क्लियर कर दूँ, इस कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 1 2 3 4, ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स थे। और ये जो था, ये जो दिख रहा है आपको क्रॉस साइन, ये हाइड्रोजन के और क्लोरीन के इलेक्ट्रॉन, राइट, जो शेयर हो रहा है। तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन पहले थे, मतलब कार्बन का वैलेंसी 4 है, तो 4 इलेक्ट्रॉन्स थे, परफेक्ट। इसमें कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स है, देखो जब ये इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, जब इस प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट किया गया है इस OH ग्रुप के थ्रू, ये जो बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन है, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन किसके ऊपर आ चुका है, कार्बन के ऊपर। तो ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही था, ये 1 2 3 4, तो ये इलेक्ट्रॉन तो कार्बन का ही था। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन है ये भी तो कार्बन के ऊपर आ चुका है अभी, मतलब कार्बन के ऊपर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आ चुका है, समझो। तो ये इलेक्ट्रॉन भी फ्री है, जो कोई बॉन्ड में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। एट द सेम टाइम इलेक्ट्रॉन भी कार्बन के ऊपर आ चुका है अभी। तो कितने इलेक्ट्रॉन फ्री है यहाँ पे, इस नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है। तो मैं नेगेटिव चार्ज हटा के यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन डाल देता हूँ, खुश। अब ये 2 इलेक्ट्रॉन फ्री है, इसमें से जो ये इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी था वो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, ये है ना, ये जो 1 इलेक्ट्रॉन था वो तो कार्बन का इलेक्ट्रॉन था, क्योंकि कार्बन का वैलेंसी 4 होता है, 1 2 3 4। और अगर मैं और डिटेल्स में बताऊँ, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 1s2 2s2 2p2, तो 2s2 2p2 टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होता है। ये 1s फर्स्ट शेल, सेकेंड शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होता है। तो ये 4 इलेक्ट्रॉन कार्बन के पास ऑलरेडी है, कौन कौन, 1 2 3 और 1 इलेक्ट्रॉन ये। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, इस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया, एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए कितना होता है, 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, मतलब 1 नेगेटिव चार्ज, 1 इलेक्ट्रॉन का 1 नेगेटिव चार्ज होता है। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे 1 नेगेटिव चार्ज पुट कर दिया, ठीक है, खुश। तो अगर ये निकल जाएगा तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा, तो क्या ये तो ये यही रहेगा ना। और ये सिस्टम तक इसमें कोई चार्ज नहीं है आप, तो इसमें मैंने क्यों नेगेटिव चार्ज दिया था, इसमें मैंने इसलिए नेगेटिव चार्ज दिया था क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज इस 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के लिए आ रहा है। अगर 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता तो 2 नेगेटिव होता, 3 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता तो 3 नेगेटिव होता। याद रखना, एक्स्ट्रा वर्ड को याद रखना, ये कार्बन का इलेक्ट्रॉन है, एक्स्ट्रा आया कौन, 1 इलेक्ट्रॉन, जो ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो एक्स्ट्रा आया यहाँ पे, ये कार्बन का ही है इलेक्ट्रॉन, पहले भी था अभी भी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा तो 1 नेगेटिव चार्ज। तो मैं इसलिए क्या करता हूँ, हम शॉर्टकट मेथड यूज करने के लिए नेगेटिव चार्ज दे देते और नेगेटिव चार्ज को 2 इलेक्ट्रॉन कंसिडर कर लेते, और उन दोनों इलेक्ट्रॉन में कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन है और जो इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा आया है वो भी इंक्लूडेड है, ये दोनों मिला के नेगेटिव चार्ज बनाता है। लेकिन नेगेटिव चार्ज हम दोनों को सोचते हैं, इसलिए तो बोलते हैं नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक्चुअली में नेगेटिव चार्ज मतलब 2 इलेक्ट्रॉन नहीं है, नेगेटिव चार्ज मतलब जो एक्स्ट्रा 1 इलेक्ट्रॉन आया ये वाला, उसके लिए नेगेटिव आता है, और जो 1 इलेक्ट्रॉन फ्री रहता है उसको और इसको दोनों को लेके हम नेगेटिव चार्ज समझते हैं। लेकिन नेगेटिव 1 नेगेटिव चार्ज का मतलब वो 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए गॉट इट ना। तो इसलिए नेगेटिव चार्ज मैंने इसलिए पुट किया था क्योंकि यहाँ पे आपको समझना चाहिए था वो चीज़ें, ठीक है। तो नेगेटिव मतलब क्या समझेंगे, 2 इलेक्ट्रॉन, लेकिन एक्चुअली 2 इलेक्ट्रॉन में से 1 किसका ही होता है, 1 इलेक्ट्रॉन आता है, इसलिए नेगेटिव पुट करते हैं हम। लेकिन सिंप्लिसिटी के लिए हम नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन समझते हैं और समझेंगे भी। तो मैंने यहाँ पे एज यूजुअल यहाँ पे डाल दिया, तो कार्बन के ऊपर नेगेटिव आ चुका है। वो नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, उसमें से 1 कार्बन का है, दूसरा हाइड्रोजन का है। आई होप नाउ इट्स क्लियर। इसलिए यहाँ पे नेगेटिव की जगह पे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन रख दिया, खुश। ये मेरा क्या है, कार्बिन है, हो गया कार्बिन प्रोडक्ट, मेरा कार्बिन जनरेट हो चुका है, ओके गुड। सिमिलर मेथड से सी, अब मैं आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा। ये देखो हाइड्रोजन Cl, बोथ प्रोटॉन एंड लिविंग ग्रुप एक साथ है। तो मैं इसमें क्या करूंगा, इसमें मैं LD ऐड करूंगा। LD क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बेस,
स्ट्रॉन्ग बेस, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बेस है। स्ट्रॉन्ग बेस मतलब क्या, जैसे कि एग्जांपल दूँ, ये मेरा एल होता है माइनस लिथियम प्लस, तो ये स्ट्रॉन्ग बेस इस हाइड्रोजन को खा जाएगा क्योंकि एसिडिक हाइड्रोजन है, इसके ऊपर नेगेटिव आएगा, अच्छी बात है, नेगेटिव आ चुका है। Cl लिविंग ग्रुप था, भाग गया, क्या बनेगा, और सॉरी यहाँ पे हीट भी देना है मुझे, ये भी मेरा कार्बन जनरेट हो चुका है। सिमिलर मेथड है, कोई डिफरेंस नहीं है, अल्फा एलिमिनेशन सारे, ठीक है। डी, ठीक है। इसमें अगर मैं 2 मॉलिक्यूल लिथियम ऐड करूंगा, लिथियम मतलब क्या होता है, लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन देख लो, 1s2 2s2, ओके 1s2 2s1 1s2 2s1, तो इसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है लिथियम का, इसमें लिथियम का एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है, राइट, एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है। तो जब एक इलेक्ट्रॉन बैलेंस होता है तो ये एक इलेक्ट्रॉन लिथियम के ऊपर में डाल दूंगा, तो लिथियम यूज कर रहा हूं मतलब 2 बैलेंस इलेक्ट्रॉन इस तरीके से आएगा। तो इसमें क्या होता है, लिथियम क्या करता है, ये 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Cl को खा जाता है, ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन से 2 Cl को खा जाता है। किस तरीके से खाएगा देखो, तो मैं 2 लिथियम को अलग अलग जगह पे लिख देता हूँ, एक ऊपर लिखता हूँ एक नीचे लिखता हूँ, ठीक है। तो मैं इस तरीके से रेजोनेंस दिखा सकता हूँ। एक इलेक्ट्रॉन मतलब क्या, एक इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट दिखाना है तो हाफ साइड एरो यूज करना पड़ता, 2 इलेक्ट्रॉन का दिखाना होता है या फिर नेगेटिव चार्ज का दिखाना होता है तो हम डबल साइडेड यूज करते हैं, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चार्ज या 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट डबल साइडेड एरो, एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट सिंगल साइडेड एरो, तो ये सिंगल साइडेड एरो से यहाँ पे आके इसको खा जाएगा, सॉरी सिंगल साइडेड एरो, ठीक है। और इसमें इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उसमें क्या होंगे, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, ओके, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे इस कार्बन के ऊपर ही रहेगा, हो गया। सिमिलरली इसमें भी ये होंगे, तो ये इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर आएगा, एक इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर ही रहेगा, दैट मीन्स आर एच, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, और क्या हुआ देखो समझो अच्छे से, लिथियम से एक इलेक्ट्रॉन आया, इसके से एक इलेक्ट्रॉन आया, टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 इलेक्ट्रॉन, तो लिथियम और क्लोरीन के बीच में एक बॉन्ड फॉर्म हो चुका है, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन से ही तो एक बॉन्ड फॉर्म होता है, तो LiCl एक फॉर्म हो चुका है, यहाँ से भी नीचे भी एक LiCl फॉर्म हो चुका है। तो मुझे इसका थोड़ी कुछ करना है, नहीं करना, मुझे इसका करना है, ये क्या मेरा कार्बन जनरेट हो चुका है, थोड़ा सा हीट देने से कार्बन जनरेट हो चुका है, डन, खुश, वेरी गुड। तो ये मेरा सिस्टम है ओवरऑल, ये मेरा ओवरऑल सिस्टम है, परफेक्ट। तो ये इस तरीके से भी मैं कार्बन को जनरेट कर सकता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट प्रोसेस में आ जाते हैं, ई, इसमें क्या होंगे, चलो इसको ले लेते हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, बहुत स्ट्रॉन्ग वाला ब्यूटाइल लिथियम लूँगा, तो ये एक ऑर्गेनोमेटलिक कंपाउंड है जो मैं आपको बाद में सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आपको पता है कि ब्यूटाइल मतलब क्या है, यहाँ पे CH3 CH2 CH2 CH2Li ये होता है, तो लिथियम क्या होता है, इलेक्ट्रो पॉजिटिव एलिमेंट, क्योंकि मेटल है, इसके ऊपर डेल्टा प्लस और ये डेल्टा माइनस, तो ये क्या होता है, पूरा इलेक्ट्रॉन खींच के इसके ऊपर नेगेटिव ले लेता है, इसलिए मैंने Bu माइनस और ये डेल्टा प्लस लिख दिया। तो ये क्या करेगा, एक एज ए बेस सीकर यूज किया जा सकता है इसको, ये क्या करेगा, एज ए प्रोटॉन सीकर यूज किया जा सकता है। तो ये प्रोटॉन क्या होंगे, एसिडिक होंगे, लाइक सेम रीजन वैकेंट ऑर्बिटल रहेगा, एसिडिक होंगे, इसको खा लिया नेगेटिव चार्ज ने, इसके ऊपर आ गया नेगेटिव, ठीक है। तो क्या जनरेट होंगे, Br नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे R ग्रुप। अब नेगेटिव चार्ज जब फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे तो लिथियम प्लस अकेला बैठा है, चुपचाप लिथियम प्लस आके इसके पास खड़ा हो जाएगा, क्योंकि इसको बस नेगेटिव के पास जाना है, ठीक है। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, ये जो नेगेटिव चार्ज है, सिमिलर काइंड ऑफ मैकेनिज्म, एक ब्रोमीन भाग जाएगा, अल्फा एलिमिनेशन हो रहा है, अल्फा एलिमिनेशन, एक प्रोटॉन भी भागेगा, एक लिविंग ग्रुप भी भागेगा, तो क्या जनरेट हुए, एक और Br है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज मीन्स व्हाट, एक लोन पेयर, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन, 2 लोन इलेक्ट्रॉन, जिसका नाम है एक कार्बिन, कार्बिन जनरेट हो चुका है यहाँ पे, परफेक्ट, वेरी गुड। ये एक मेथड था, और यहाँ पे क्या निकल चुका है देखो, अगर ये निकलेगा, यहाँ पे Br माइनस और लिथियम प्लस दोनों मिलके क्या बनेगा, LiBr बना देगा, खुश, ये भी खुश, ये भी खुश, ठीक है, ये भी खुश और ये भी खुश। अभी आ जाओ नेक्स्ट में, एफ में बहुत सारा मैं एग्जाम्पल आपको दूंगा ताकि आपका क्लियर हो जाए, फिर ये सिस्टम में आ जाओ।
इस सिस्टम में भी अल्फा टाइप का एलिमिनेशन ही होंगे बट थोड़ा अलग होंगे, ठीक है। तो ये जो कार्बन है ना, ये जो कार्बन है, ये कार्बन आपको जो दिख रहा है, इसके रेस्पेक्ट में ये लिविंग ग्रुप है और यहाँ पे वो हाइड्रोजन नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या होंगे, जब आप हीट ऐड करोगे ना, हीट ऐड करने से क्या होता है, अगर मान लो वाटर में हीट ऐड कर रहे हो, वाटर वेपर बन जाता है, मतलब गैस निकल जाता है। सिमिलरली अगर मान लो आपके पास लिक्विड नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन को हीट करोगे तो नाइट्रोजन गैस होकर निकल जाएगा, लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड है वो निकल जाएगा। तो इसमें क्या होता है, ये जो सिस्टम है ना, जब आप हीट ऐड करोगे, मतलब एंडोथर्मिक स्पीशीज बनाना है आपको, तो एनर्जी तो इंट्रोड्यूस करना है आपको, तब इस तरीके के रीअरेंजमेंट होंगे। ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आएंगे, सबसे वीकेस्ट बॉन्ड ये पाई बॉन्ड है, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव जाएगा, फिर ऑक्सीजन बोलेगा नहीं मुझे मल्टीपल बॉन्ड ही फॉर्म करना है, वापस आएगा, एट द सेम टाइम यहाँ पे आके ये बॉन्ड टूट जाएगा क्योंकि हम हीट ऐड कर रहे हैं इसलिए, ठीक है। तो क्या बना, Cl कार्बन, Cl और एक Cl। तो इस Cl को मैंने चूज करके रखा स्पेशली, तीनों को किसी को भी चूज कर सकते हो, मैंने इसको चूज करके रखा, ठीक है। इसमें हुआ क्या, अच्छे से नोट करना, यहाँ पे एक डबल बॉन्ड फॉर्म हो, यहाँ पे डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड हुआ था, फिर से डबल बॉन्ड हो गया, मतलब C डबल बॉन्ड हो, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड हो, CO2, और ये बॉन्ड टूट चुका है, कुछ नहीं है, मतलब यहाँ से एग्जैक्टली कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो होता है वो निकल चुका है। इस प्रोसेस को बोलते हैं डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड गैस अगर निकल चुका है इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो डीकार्बोक्सिलेशन मेथड के थ्रू हमें यहाँ पे ये मिल चुका है, और यहाँ पे क्या है देखो अच्छे से, एक यहाँ पे ये बॉन्ड का 2 इलेक्ट्रॉन आ चुका है ना, मतलब नेगेटिव चार्ज, तो ये निकल गया लिविंग ग्रुप, क्या बनेगा, कार्बन, ये Cl, ये Cl। तो ये ट्रिपलेट सिंगलेट है, उसमें मैं अभी नहीं जाऊंगा, बस कार्बन है, ठीक है। तो ये एक और मेथड हो गया। अब लास्ट मेथड, ओके। तो ये ABCDEF 6 एग्जाम्पल्स मैंने आपको दे दिए, किसके, कहाँ पे, बाय हीट और लाइट अल्फा एलिमिनेशन। अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू आप इस तरीके से कार्बन जनरेट कर सकते हो। एक और तरीका है कार्बन जनरेट करने का, जिसको मैं नंबर 2 में रखूंगा, जो है फोटोलिसिस ऑफ डायजोमीथेन। फोटोलिसिस ऑफ डायजोमीथेन, डायजोमीथेन क्या होती है, CH2 माइनस N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस, ये होता है डायजोमीथेन, ठीक है। ये डायजो ग्रुप है और ये मीथेन का मिसिंग है, बाकी हाइड्रोजन डायजो ग्रुप से सब्स्टिट्यूटेड है। तो इस सिस्टम को अगर आप लाइट ऐड करोगे इस सिस्टम में, मतलब सनलाइट, फोटोन, ठीक है, फोटोन सनलाइट, अगर इसमें सनलाइट दोगे तो एनर्जी, सनलाइट में भी एनर्जी होती है, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, और जब एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा एंडोथर्मिक स्पीशीज बनाएगा। किस तरीके से, सिंपली ये जो नाइट्रोजन गैस है वो निकल जाएगा, इस नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, वो चाहेगा हमेशा न्यूट्रलाइज करूँ, तो ग्राउंड स्टेट पे नहीं कर सकता, लेकिन जब भी थोड़ा एनर्जी मिलेगा, एनर्जी मतलब हर चीज़ अनस्टेबल हो जाता है, तो हर किसी को स्टेबल होना है, तो अगर ये निकल गया ये बॉन्ड, तो क्या निकलेगा यहाँ से, नाइट्रोजन गैस निकलेगा, N ट्रिपल बॉन्ड N, ये भी न्यूट्रल और गैस भी निकलेगा, ये बॉन्ड भी टूट चुका है। तो कार्बन के ऊपर क्या है, CH2 है और एक नेगेटिव चार्ज है, दैट मीन्स क्या ओवरऑल क्या है, CH2 और नेगेटिव चार्ज मीन्स ये इलेक्ट्रॉन है ना, कार्बन, ठीक है। तो ये क्या था, पहले ये भी देखो, ये कार्बन मतलब क्या, 1 2 3 4 5 6 स्टेट है, पहले क्या था, ऑक्टेट था, हर एक एटम ऑक्टेट था पहले, ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। सिमिलरली अगर लास्ट मेथड, एक और मेथड आपको मैं दिखाऊं कार्बन जनरेट करने का, वो आप क्या करोगे, आप देन बाय थर्मल साइक्लो एलिमिनेशन, और बाय साइक्लो एलिमिनेशन यूज कर सकते हो, बाय साइक्लो एलिमिनेशन, ठीक है। साइक्लो एलिमिनेशन किस तरीके से होता है, ये आपके पास इस तरीके के कंपाउंड है, इसमें साइक्लो एलिमिनेशन का मतलब यहाँ से कुछ एलिमिनेट होगा, आपको समझ में आ गया, इस साइकिल से कुछ एलिमिनेट होगा, इसलिए इसका नाम है साइक्लो एलिमिनेशन। तो जनरली तो होगा नहीं एलिमिनेशन, थोड़ा सा एनर्जी डाल दो इसमें, हीट ऐड कर दो थोड़ा सा, जब हीट ऐड करोगे रीअरेंजमेंट किस तरीके से होगा, देखो ये यहाँ पे आएगा, लेट मी शो यू, ये बॉन्ड यहाँ पे आएगा और एट द सेम टाइम ये बॉन्ड यहाँ पे आ जाएगा, मतलब क्या हुआ, चेंजेस समझना, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर आ चुके हैं, इस बॉन्ड के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा चुका है, यस, मतलब
ये बॉन्ड टूट चुका है, नहीं है, 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन के ऊपर है अभी इस तरीके से, ये बॉन्ड भी टूट चुका है, जाके यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, मतलब ये दोनों बॉन्ड नहीं है, ये दोनों इस पोजीशन से अलग हो चुके हैं, राइट। अलग हो चुके हैं। क्या बन क्या रहा है यहाँ पे, पी एच सी एच डबल बॉन्ड सी एच टू एक, और यहाँ पे क्या बन रहा है सी एच टू डॉट, तो ये मेरा क्या है, कार्बिन है, तो ये भी एक प्रोडक्ट है, इस तरीके से भी आप बना सकते हो, ठीक है। दैट्स ऑल, यही ये तरीका हो गया एक। तो ये पूरा का पूरा तरीका था हमें कार्बन जनरेट करने का, तो प्रैक्टिस करना, कार्बन जनरेट आप कर पाओगे। अब कार्बन जनरेशन तो हो गया, किस तरीके से हमें कार्बन मिलेंगे वो तो हो गया, कार्बन के डिफरेंसेस भी बता दिया मैंने, उसका स्टेबिलिटी भी बता दिया, कौन स्टेबल है, कौन रिएक्टिव है, कौन नहीं है। अब कार्बन किस तरीके से रिएक्शन में पार्टिसिपेट करके प्रोडक्ट फॉर्म करता है, या फिर रिएक्शन में पार्टिसिपेट किस तरीके से करता है वो देख लेते हैं। रिएक्शंस ऑफ कार्बन, रिएक्शंस ऑफ कार्बन्स, इसमें क्या होती है रिएक्शंस ऑफ कार्बन्स में, आपको ऑलरेडी पता है कि ट्रिपलेट और सिंगलेट, जैसे कि मैंने आपको बताया, दोनों कार्बन रिएक्टिव होती है। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर में अगर बताओ आपको, तो वो सिंगलेट कार्बन मोर रिएक्टिव होती है, रीजन मैंने आपको बता दिया, और ट्रिपलेट कार्बन लेस रिएक्टिव होता है, लेकिन दोनों रिएक्टिव होता है, लेकिन दोनों के दोनों रिएक्टिव होते हैं, मतलब प्रोडक्ट तो देगा, रिएक्शन करके प्रोडक्ट तो दोनों के दोनों को ही देना है, ठीक है। एज दोनों के दोनों रिएक्टिव होता है इसलिए। अब दोनों के दोनों किस तरीके से रिएक्टिव होंगे वो आपको समझना है। चलो मैं एक करके एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ आपको। तो बेसिक जो 2 रिएक्शन होता है जिसमें पार्टिसिपेट करता है, वो एक है पाई इंसर्शन रिएक्शन, और दूसरा होता है सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। ये बेसिक रिएक्शन होता है, बाकी भी रिएक्शन में पार्टिसिपेट करता है, लेकिन ये दोनों बेसिक रिएक्शन होता है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले बात कर लेते हैं पाई इंसर्शन रिएक्शन की। पाई इंसर्शन रिएक्शन में क्या होती है, पहले बेसिक को समझो। ये मेरा पाई बॉन्ड है मान लो, ठीक है, ये मेरा पाई बॉन्ड है, यहाँ पे ये पाई बॉन्ड है। पाई इंसर्शन, इंसर्ट मतलब कुछ इंसर्ट करना होता है, तो मैं किसके साथ रिएक्ट करवाऊंगा, डेफिनेटली कार्बन के साथ। तो मान लो मेरे पास ये कार्बन है CH2 डॉट डॉट, ये मेरे पास कार्बन है, ठीक है। इसको अगर आप चाहो कि मैं तोड़ के लिखूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं तोड़ के लिख सकता हूँ, CH2 को इस तरीके से लिख सकता हूँ। तो ये मेरा कार्बन है, और कार्बन इंसर्ट कहाँ पे होंगे, इस पाई बॉन्ड में। तो पाई पोजिशन में, पाई बॉन्ड में ये इंसर्ट होगा कौन, कार्बन। तो इंसर्ट होना मतलब ये कार्बन पाई बॉन्ड में घुस जाना। तो ये दोनों जो पाई बॉन्ड होंगे ना, इसमें देखो सारे कार्बन ऑक्टेट फुलफिल है, तो घुसने के लिए इसको क्या करना है, इस तरीके से इसको घुसना है। जब घुसेगा ना ये, तो क्या बनाएगा, क्या, ये CH2 बन चुका है, ये बनाएगा क्या, एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव बनाएगा ये, ठीक है। तो ये मेरा इंसर्शन मतलब पाई बॉन्ड में इंसर्ट हो रहा है, ये इंट्रोड्यूस हो रहा है ये, इसलिए पाई इंसर्शन रिएक्शन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो हमें ऑलरेडी पता है कार्बन 2 तरीके का होता है। ये कार्बन क्या हो सकता है, एक कार्बन 2 तरीके का होता है, एक है सिंगलेट कार्बन, दूसरा होता है ट्रिपलेट कार्बन। जब सिंगलेट कार्बन की बात करूंगा मैं, तो सिंगलेट कार्बन भी इंसर्ट हो सकता है, ट्रिपलेट कार्बन भी इंसर्ट हो सकता है। तो जब सिंगलेट कार्बन इंसर्ट होगा तब हमें रिएक्शन मिलेंगे, ट्रिपलेट कार्बन इंसर्ट होगा तब भी हमें रिएक्शन देखने को मिलेंगे। तो एक एक करके बात कर लेते हैं कि सिंगलेट कार्बन होने से क्या होता, ट्रिपलेट कार्बन होने से क्या होता। तो मैं एग्जांपल देख लेता हूँ सिंगलेट कार्बन का, क्या एग्जांपल्स था सिंगलेट कार्बन का, देन आई विल टेक दैट सिंगलेट कार्बन। ओके चलो इस तरीके का एग्जांपल ले लो। कोई देखो इस तरीके से हैलाइड है ना, कोई भी हैलाइड है, तो यहाँ पे Cl है, चलो मैं यहाँ पे Cl की जगह पे Br ले लेता हूँ, क्योंकि हैलोजन है तो वो भी सिंगलेट ही होंगे, और इसमें कोई इशू नहीं है। आप कार्बन को सिंगलेट ट्रिपलेट इस तरीके से डिवाइड कर दो, ठीक है। तो सिंगलेट कार्बन, तो रिएक्शन विद सिंगलेट कार्बन, सिंगलेट कार्बन पाई इंसर्शन,
पाई इंसर्शन रिएक्शन विथ सिंगलेट कार्बिन। ठीक है, परफेक्ट। अभी मैं एक सिस्टम लेता हूँ, चलो वो मेरा सिस्टम है ये मेरा जेड एल्किन है, ठीक है ना, ये मेरा क्या है, जेड एल्किन है। मतलब ये दोनों ग्रुप, मान लो ये दोनों ग्रुप एबाब में है। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता था, बट आपके सिंप्लिसिटी के लिए मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, ये दोनों एबाब ग्रुप है, या फिर आपको इस तरीके से भी लिख सकते हो इसको। ठीक है, कोई इशू नहीं है उसमें, मैं एबाब लिख रहा हूँ इसको। तो एबाब ग्रुप है और यहाँ पे हाइड्रोजन भी है बिलो में, तो मैं इसको नहीं दिखा रहा हूँ, हाइड्रोजन है जिगजैग वो था ना, एबाब ग्रुप है, ये जेड एल्किन है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों सेम डायरेक्शन पे है। इस पे मैं CBr2, ये क्या है, सिंगलेट एल्किन है, सिंगलेट कार्बिन है, दैट मीन्स ये इस तरीके का कार्बिन है। यहाँ पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, ALP लोन पेयर प्रेजेंट है। डन, मतलब ये एक लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा। अगर ये लोन पेयर की तरह बिहेव करेगा तो जनरली क्या होता है, हमारा जो सिंगलेट कार्बिन होता है ना, वो सिंगलेट कार्बिन एज एन इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। ठीक है, क्यों बिहेव करता है, क्योंकि सिंगलेट कार्बिन को अगर आप देखोगे अच्छे से तो वो सेक्सटेट होता है और लोन पेयर भी रहता है। तो लोन पेयर को लेके ये क्या होता है, सेक्सटेट होता है। सेक्सटेट मतलब ऑक्टेट नहीं है, तो ऑक्टेट नहीं है तो क्या होंगे, जैसे BF3 क्या होता है, लुईस एसिड होता है, मतलब वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना चाहता है, तो हर किसी को ऑक्टेट फुलफिल करना होता है। तो ये बिकॉज ये सेक्सटेट है कि एक इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करेगा, मतलब कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके इस पर अटैक कर सकेगा। ट्रिपलेट कार्बिन जो होती है वो जनरली मैं ये नहीं बोलूँगा न्यूक्लियोफिलिक होता है, बट रेडिकल टाइप का होता है, रेडिकल टाइप होता है। क्यों रेडिकल टाइप होता है, क्योंकि ये जो दो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे प्रेजेंट है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन अलग अलग स्पिन, सेम स्पिन में अलग अलग जगह पे रहता है। ये पेयर्ड अप होकर एक लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है, लोन पेयर की तरह बिहेव नहीं कर रहा। ठीक है, तो ये इसमें भी वैकेंसी है, बट ये लोन पेयर की तरह अलग अलग मतलब एक साथ बिहेव नहीं कर रहा, लाइक इस तरीके से पेयर्ड अप नहीं कर रहा। ये भी सेक्सटेड है, इसमें कोई इशू नहीं है। बट ये रेडिकल क्या होता है, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन रहता है ना, तो दो अलग अलग जगह पे दो लोन इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है, इसलिए हम इसको रेडिकल टाइप कार्बिन बोलेंगे। तो सिंगलेट कार्बिन का रिएक्शन में कंटिन्यू कर रहा था। तो सिंगलेट कार्बिन में जो है ये मेरा क्या है, एक इलेक्ट्रोफिलिक कार्बिन है, मतलब ये जो सेंटर है कार्बन सेंटर वो एक इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। डन, अच्छी बात है। और यहाँ पे जो आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड दिख रहा है, पाई बॉन्ड क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक होता है, आपको ऑलरेडी पता है। तो न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल अपना औकात दिखा देगा, किस तरीके से, अपना पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके इस कार्बन पे आएगा। ठीक है, पाई इलेक्ट्रॉन यूज करके। तो यहाँ पे जब पाई इलेक्ट्रॉन को यूज करके यहाँ पे आएगा, साथ ही में क्या होंगे, ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर रिएक्टिव तो होंगे, लोन पेयर क्योंकि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स की बात कर रहे हैं हम, रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स ही कार्बिन है इसमें, इस वीडियो में। तो यहाँ पे फट करके यहाँ पे जाके अटैक कर देगा। क्यों करेगा, यहाँ पे जब अटैक करेगा यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है वो भी यहाँ पे आके हेल्प करेगा अटैक करने में, तो यहाँ पे डेफिशिएंसी होंगी और इसके पास इलेक्ट्रॉन लोन पेयर है, जाके अटैक कर देगा। तो ओवरऑल क्या चेंजेस हुए, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म, यहाँ पे एक बॉन्ड फॉर्म, ये डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो चुके हैं। और ये जो एबाब ग्रुप था वो एबाब ग्रुप ही है अभी तक। ठीक है ना, तो एबाब में क्या था, कुछ नहीं था, मतलब क्या है, सी है, कुछ नहीं है मतलब सी है, मतलब CH3 है। ठीक है, मैं उसको लिख नहीं रहा हूँ। तो एबाब ये था और एबाब यही रहेगा। तो मैं मिथाइल ग्रुप लिख देता हूँ चलो आपके लिए। ठीक है, कुछ नहीं था मतलब मिथाइल था। तो यहाँ पे ये फॉर्म हो चुका है, यहाँ पे क्या बना, CBr2। तो यही आपका प्रोडक्ट है। ठीक है, यही आपका प्रोडक्ट है। तो Z था पहले, मतलब Z मतलब क्या था, एक सीज था, सीज टाइप के सिस्टम थे। ठीक है, तो ये अभी भी देखो दोनों सेम डायरेक्शन पे है, दोनों सेम डायरेक्शन पे, तो ये भी सीज प्रोडक्ट है। तो इस प्रोडक्ट का नाम क्या बोल सकते हो, ये एक साइक्लोप्रोपेन सिस्टम है, लेकिन एक्जैक्टली साइक्लोप्रोपेन तो नहीं है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट भी प्रेजेंट है, तो इसको मैं बोलूँगा साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। और ये सीज साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव में बोलूँगा, क्योंकि इस साइक्लोप्रोपेन में दो मिथाइल ग्रुप सीज पोजीशन पे, इसलिए ये क्या था, ये भी सीज था, तो सीज से मुझे सीज ही मिल रहा है। परफेक्ट, डन, कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि चेंजेस होने का मौका ही तो नहीं मिल रहा है इसको। ये आया, ये गया, हो गया अटैक खत्म, मतलब ये एक सिंगल स्टेप रिएक्शन है, सिंगल स्टेप से मिल रहा है। और सिंगल स्टेप के साथ साथ सिंगल स्टेप जो होता है उसको क्या बोलते हैं हम, कंसर्टेड स्टेप। ये क्या है, कंसर्टेड रिएक्शन, ये कंसर्टेड रिएक्शन है। डन, तो सीज से मुझे क्या मिला, सीज प्रोडक्ट ही मिला है यहाँ पे।
परफेक्ट। सिमिलरली अगर मैं यहाँ पे ट्रांस को लेके करता, मतलब एक को अबव रखता और दूसरे को बिलो रखता, तो यहाँ पे एक मिथाइल है, यहाँ पे एक मिथाइल है और डबल बॉन्ड यहाँ पे प्रेजेंट है। तो ये डबल बॉन्ड क्या न्यूक्लियोफाइल होता है, ये ई एल्किन होता था, और ये क्या है ई एल्किन, यहाँ पे ट्रांस एल्किन हमें बोल सकते ट्रांस। ठीक है, इसमें कौन आता, CBr2 आता, एक ट्रिपलेट सिंगलेट कार्बिन इस तरीके से, ये मेरा उबोलोन पेयर है इसका। तो क्या होता है, ये यहाँ पे आके अटैक करता, फिर यहाँ पे जाके ये अटैक करता, प्रोडक्ट क्या मिलता मुझे, ये कंसर्टेड रिएक्शन होता या फिर सिंगल स्टेप रिएक्शन होता। प्रोडक्ट क्या मिलता मुझे, प्रोडक्ट मिलता सेम, कोई चेंजेस होने का मौका नहीं मिल रहा है, टाइम ही नहीं है चेंजेस होने का। बस यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे मिथाइल, तो ये क्या मिला, देखो अच्छे से नोट करना, ये ट्रांस था, इससे क्या मिला, सीज से सीज साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ट्रांस से ये भी तो ट्रांस ही है अभी भी, एबव बिलो में ही, तो अपोजिट डायरेक्शन में ही, तो एक एबव दूसरा बिलो, तो ये भी ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है। ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव देख लो आप, ठीक है, ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव है ये। परफेक्ट, दैट्स ऑल। दैट्स ऑल, हो गया, गुड। तो ये है, इसमें क्या हो रहा है, तो जब हम सिंगलेट कार्बिन को यूज़ करेंगे, किस कार्बन की यूज़ कर रहे हैं, सिंगलेट कार्बिन को, सिंगलेट कार्बिन को अगर यूज़ करेंगे तो जो पाई इंसर्शन होंगे, पाई मतलब जहाँ पे पाई बॉन्ड था वहाँ पे देखो कार्बिन इंसर्ट हो रहा है ना, इसलिए इसको पाई इंसर्शन बोलते हैं। पाई इंसर्शन के थ्रू सीज से सीज मिल रहा है, ट्रांस से ट्रांस प्रोडक्ट मिल रहा है, चेंजेस नहीं हो रहा है कुछ भी। इसका मतलब ये जो रिएक्शन है, सिंगलेट कार्बिन जो होता है वो जो जब प्रोडक्ट देता है ना, जब वो प्रोडक्ट देता है वो क्या होता है, स्टीरियो स्पेसिफिक प्रोडक्ट देता है, स्टीरियो स्पेसिफिक, मतलब सीज से सीज, ट्रांस से ट्रांस, कुछ मिक्सड अप नहीं होता, इस प्रोडक्ट को बोलते हैं स्टीरियो स्पेसिफिक। तो एडिशन ऑफ सिंगलेट कार्बिन टू पाई सिस्टम, दैट इज पाई इंसर्शन ऑफ सिंगलेट कार्बिन इज स्टीरियो स्पेसिफिक। गॉट इट। स्टीरियो स्पेसिफिक का मतलब होता है सीज से सीज, ट्रांस से ट्रांस, कोई मिक्सड अप नहीं है, सीज ट्रांस, ट्रांस टू सीज ऐसा नहीं मिलेगा मुझे, ये स्टीरियो स्पेसिफिक है। समझ में आ गया ना आपको। तो एक होमवर्क देता हूँ आपको मैं, एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, MEETH, इसमें सिंगलेट CHCl ये कार्बन यूज करना, और ये सिंगलेट कार्बन है, सिंगलेट कार्बन है, प्रोडक्ट क्या होंगे आपको प्रोडक्ट निकालना है मुझे, बेंजीन बैच H/E पे सेंड करना है, ठीक है, डन। तो सिंगलेट कार्बन हो चुका है। आ जाओ ट्रिपलेट कार्बन में, सिंगलेट कार्बन था, ट्रिपलेट कार्बन की बात करूंगा मैं। ये आ गया बी रिएक्शन, बी रिएक्शन विथ ट्रिपलेट कार्बन, रिएक्शन विथ ट्रिपलेट कार्बन एंड पाई इंसर्शन। सो पाई इंसर्शन रिएक्शन विथ ट्रिपलेट कार्बन, अब ट्रिपलेट कार्बन के साथ पाई इंसर्शन रिएक्शन करना है मुझे। तो फिर से मैं ड्रॉ कर लेता हूँ एक सिस्टम लाइक दिस। देखो जो मैंने आपको होमवर्क दिया ये क्या है, एक ई सिस्टम है, मतलब ट्रांस सिस्टम है, ठीक है। तो आप इस सिस्टम को इस तरीके से लिख लेना अगर चाहो तो, ये है और ये है, ट्रांस है ET और AB, और बाकी हाइड्रोजन को आप इस तरीके से लिख भी सकते हो, लाइक ओके इस तरीके से लिख भी सकते हो और नहीं भी लिख सकते हो। हाइड्रोजन तो नहीं लिखोगे तो भी फर्क नहीं पड़ता। तो जब फॉर्म प्रोडक्ट करोगे तो इस तरीके से इसको सिंगल बॉन्ड कर देना, इस तरीके से प्रोडक्ट बना देना, ठीक है। सिंपल प्रोसेस है, कोई इशू नहीं है उसमें। तो इसमें मैं एक Z सिस्टम ले रहा हूँ, उसमें यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है, ठीक है। इस सिस्टम में ट्रिपलेट ऐड कर रहा हूँ। ट्रिपलेट मतलब क्या, यहाँ पे डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, C मान लो यहाँ पे CH2 में ऐड कर रहा हूँ, मिथिलीन 1 2, ये मेरा ट्रिपलेट कार्बन है, समझो अच्छे से, गॉट इट। मतलब दोनों पैरेलल स्पिन में होता है। अब इसमें अब मुझे एक बात बताओ, जब कोई भी एक बॉन्ड फॉर्मेशन होता है, 2 इलेक्ट्रॉन पास आके ही तो बॉन्ड फॉर्म, 2 इलेक्ट्रॉन में सिस्टम में ओवरलैपिंग होके ही तो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है ना, ऑर्बिटल ओवरलैपिंग के थ्रू 2 इलेक्ट्रॉन पास आता है और वो स्टेबल मोरलेस होता है। जब ये पास आता है, एक का स्पिन क्या होना चाहिए, हमेशा प्लस हाफ, दूसरे का स्पिन होना चाहिए हमेशा माइनस हाफ।
तो यहाँ पे जो बॉन्ड दिख रहा है ना, जो बॉन्ड टूटेगा सिमिलर मेथड में टूटेगा जैसे यहाँ पे हो रहा था, ठीक है। यहाँ पे जो बॉन्ड टूटेगा वो भी एक का स्पिन प्लस अप है, दूसरे का स्पिन माइनस अप है। तो ये जो बॉन्ड में दो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, इसका एक मान लो इसका स्पिन क्या है प्लस अप, इसका स्पिन क्या है माइनस अप, और यहाँ पे दोनों का स्पिन प्लस अप मतलब अप स्पिन है, दोनों पैरेलल स्पिन पे है। अब इसमें क्या होते होंगे, इस जब ट्रिपलेट कार्बाइन में यूज करूंगा डायरेक्टली अटैक इस तरीके से नहीं कर पाएगा, क्योंकि ये जो है ना ये लोन पेयर की तरह बिहेव करके इस पे अटैक नहीं कर सकता। ये मेरा न्यूक्लियोफिलिक सेंटर है, ये मेरा इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर होना चाहिए, बट ये रेडिकल सिस्टम है तो ज़्यादा न्यूक्लियोफिलिक है नहीं, ज़्यादा इलेक्ट्रोफिलिक है नहीं है, तो इसमें रिएक्शन थोड़ा सा डिफरेंट होता है। किस तरीके से रिएक्शन होता है, ये जो एक कार्बन होता है, देखो एक बॉन्ड फॉर्मेशन होना है तो क्या होना चाहिए, एक अप स्पिन एक डाउन स्पिन। देखो यहाँ पे क्या है, इस इलेक्ट्रॉन का मैंने डाउन स्पिन लिखा, यहाँ पे अप स्पिन है। अगर आप उल्टा भी लिख सकते थे, यहाँ पे डाउन स्पिन यहाँ पे अप स्पिन कर सकते थे। अगर ये डाउन होता तो ये दोनों अप है तो इन दोनों के साथ कुछ करते आप, सेम मैटर सेम ये। तो एज ये डाउन स्पिन है या अप स्पिन है तो दोनों क्या कर सकते हैं, बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, लेकिन अप बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता, अप डाउन बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, ठीक है। ये आएगा सिंगल इसके साथ, मतलब ये पास आएगा, ये भी अपना पास आएगा। इसलिए मैंने क्यों किया, देखो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हम हाफ एरो से दिखाते हैं ना, तो हाफ एरो से मैंने दिखा दिया, तो इसको मैंने इलेक्ट्रॉन समझा, हाफ एरो से दिखा दिया। ये भी एक इलेक्ट्रॉन है, हाफ एरो से दिखा दिया। तो ये दोनों ये दोनों एक साथ आके दो इलेक्ट्रॉन बन चुका है, ऑपोजिट स्पिन है तो एक साथ बॉन्ड फॉर्म कर लेगा, तो ये दोनों यूज हो चुका है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो क्या बनेगा, क्या ये क्या है, ट्रिपलेट कार्बाइन है। बनेगा क्या, ये जो बनेगा वो होंगे हमारा ये स्टियोकेमिस्ट्री परफेक्ट है, अभी कोई इशू नहीं है इसमें। CH2 जहाँ पे क्या था, यहाँ पे एक डाउन स्पिन था, यहाँ पे एक अप स्पिन है, इसके थ्रू बॉन्ड फॉर्म हो चुका है। अब इस कार्बन के ऊपर क्या है, अभी भी एक अप स्पिन है, इसके पास भी अप स्पिन है, और यहाँ पे मिथाइल ग्रुप है। अब बताओ इसमें क्या बॉन्ड फॉर्म हो सकता है, नहीं, क्योंकि दोनों अप स्पिन में है। तो ये मेरा एक सिंगल स्टेप में प्रोडक्ट नहीं मिलेंगे, मुझे मल्टीपल स्टेप्स यूज करने हैं। तो इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट मान लो इसको, ठीक है, इस रिएक्शन का इंटरमीडिएट आप मान सकते हो इसको। तो इस स्टेप के बाद क्या होंगे, जनरली स्टेप के बाद जो होता है, इस स्टेप के बाद जो आपको मिलेगा वो दो प्रोसेस में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो मैं एक प्रोसेस पहले दिखा देता हूं, प्रोसेस 1 एंड प्रोसेस 2, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, इसको नेक्स्ट पेज में कॉपी कर लेता हूं ताकि मैं लिख पाऊँ वहां पे। तो प्रोसेस 1 को मैं अलग अलग तरीके से लिख रहा हूँ, तो प्रोसेस 1 में यहाँ पे दिखाऊंगा, प्रोसेस 2 में यहाँ पे दिखाऊंगा, ठीक है। तो एक प्रोसेस में क्या हो सकता है कि ये जो अप स्पिन है ये बॉन्ड फॉर्म नहीं कर सकता। तो क्या होंगे, जनरली जब रिएक्शन आप करवाओगे थोड़ी इस टाइप के मॉलिक्यूल्स, एक ही रहेगा नहीं ना, बहुत सारे सिमिलर टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल जनरेट होंगे, तो उनके बीच में क्या होता है, कॉलिशंस होता है। और जब कॉलिशंस होंगे, कॉलिशन के थ्रू वो क्या हो जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन का स्पिन इन्वर्जन हो जाएगा। तो मान लो इस इलेक्ट्रॉन की स्पिन इन्वर्जन अब था, कॉलिशन के थ्रू इसका हो गया स्पिन इन्वर्जन। और जब स्पिन इन्वर्जन होगा वो बहुत स्लो प्रोसेस से होता है, बहुत स्लो होता है, स्लो स्टेप से होता है, बहुत धीरे धीरे होता है। तो स्पिन इन्वर्जन हो गया। अब जब स्पिन इन्वर्जन हो गया, अभी भी सही है सब कुछ, कोई इशू नहीं है। मिथाइल यहाँ पे था, मिथाइल यहाँ पे था, तो यहाँ पे CH2 है, यहाँ पे स्पिन अब डाउन हो चुका है, ठीक है, याद रखना डाउन हो चुका है स्पिन, इसका स्पिन अभी भी अप है। अब देखो कॉलिशन के थ्रू जब स्पिन डाउन और अप हो चुका है, अब तो ये दोनों पॉज कैपेबल है बॉन्ड फॉर्म करने में। एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं अभी, हाँ परफेक्ट कर सकता है। और मुझे प्रोडक्ट क्या मिलेंगे, ये CH2 आ चुका है, इंसर्ट हो चुका है यहाँ पे, ये अबव था, ये भी अबव है। तो पहले क्या था, ये सीज था, देखो जेड था मतलब सीज था, अभी क्या हुआ, ये सीज ही मिला, सीज साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, सीज साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, ठीक है। यहाँ पे क्या है, इन दिस केस क्या होंगे, देखो समझो, इन दिस केस ये जो आपको हुआ ना, कॉलिशन हुआ है ना, कॉलिशन तो हो सकता है, कोई इशू नहीं है उसमें, कॉलिशन तो आराम से हो सकता है। एट द सेम टाइम एक और पॉसिबिलिटी होता है यहाँ पे, वो क्या बताया आपको, बॉन्ड रोटेशन।
एक और पॉसिबिलिटी हो सकता है बॉन्ड रोटेशन। क्यों बॉन्ड रोटेशन हो सकता है? क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड रोटेशन बहुत ईजी है, तो बॉन्ड रोटेशन आराम से हो सकता है। तो ये इस बॉन्ड को मैं फिक्स रख रहा हूँ। अगर ये बॉन्ड रोटेट हो गया, मतलब 180 डिग्री टाइप का रोटेशन हो गया, या फिर कुछ और हो गया, फ्रंट में था, इस तरीके से फ्रंट में था, आपके फ्रंट में था, अब बैक में आ चुका है, तो इसको मैं इस तरीके से इसको पकड़ रहा हूँ, ठीक है, इसको पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ, तो ये अबव में था, ये बिलो में आ जाएगा, ये तो अबव में ही है, मतलब सिंगल बॉन्ड, इसको पकड़ के रोटेट कर रहा हूँ, ये फिक्स्ड है अपनी जगह पे। तो बॉन्ड रोटेशन के थ्रू क्या होंगे, ये दोनों ऑपोजिट प्लेन में चला जाएगा। ठीक है, बॉन्ड रोटेशन हो रहा है, ऑपोजिट प्लेन में जब जाएगा तो ये इस तरीके से रहेगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसका स्पिन थोड़ी चेंज होगा, स्पिन तो सेम ही होगा इसका, बस बॉन्ड रोटेशन हुआ है। अब इतना क्योंकि देखो ये तो है, ये जो अब मुझे मिल चुका है, ये इस थोड़ी देर के लिए, इसमें दो पॉसिबिलिटीज होती है। एक पॉसिबिलिटी इन डायरेक्टली स्पिन इन्वर्जन हो जाएगा, होके ये प्रोडक्ट मिलेगा सीज टू सीज प्रोडक्ट, इसमें ये भी क्या है, सीज इंटरमीडिएट तो है, सीज टू सीज मिल जाएगा मुझे। अदरवाइज ये क्या होगा, ये बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल होता है, तो बॉन्ड रोटेशन के थ्रू भी क्या होंगे, बॉन्ड रोटेट हो जाएंगे, बॉन्ड रोटेट होने के बाद ये नेक्स्ट स्टेप में जाएगा, क्या है, स्लो स्पिन इन्वर्जन स्टेप में। अब फिर से स्पिन इन्वर्जन होगा, अब स्पिन इन्वर्जन किससे होगा, कॉलिशन के थ्रू। मतलब यहाँ पे क्या हो रहा है, एक पॉसिबिलिटी डायरेक्टली स्पिन इन्वर्जन हो रहा है, दूसरा पॉसिबिलिटी बॉन्ड रोटेशन के बाद स्पिन इन्वर्जन हो रहा है। क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो ये थोड़ी देर के लिए रहेगा, उस थोड़ी देर के लिए ये दोनों इतना कुछ कर लेगा, दो पॉसिबिलिटीज दिखा देगा। ठीक है, मतलब ये लॉन्ग प्रोसेस है, ठीक है, लॉन्गर प्रोसेस है। तो अगर स्पिन इस तरीके से करेगा देन क्या होगा, डेफिनेटली, आई एम सॉरी, इसको मैं थोड़ा शिफ्ट कर देता हूँ, ठीक है, क्या होंगे डेफिनेटली यहाँ पे अबव ग्रुप आपको इस तरीके से मिलेंगे, ये बिलो मिलेंगे, एम ई। अब ये दोनों क्या कर सकता है, देखो स्पिन इन्वर्जन के थ्रू CH2 आ जाएगा यहाँ पे, ये डाउन हो गया, ये अप हो गया, अब ये दोनों बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो मुझे प्रोडक्ट जो मिलेंगे नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ, अच्छा नेक्स्ट पेज में नहीं, इसी पेज में मुझे ड्रॉ करना है, तो मैं पूरा का पूरा सिस्टम को थोड़ा छोटा कर देता हूँ। Oh God, what is happening? आई होप अभी आ जाएगा यहाँ पर आराम से, हाँ अभी आ जाएगा। इसमें क्या मिलेंगे मुझे, इसमें मुझे मिलेंगे ये था पहले, ये अभी आया एम ई, यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हो गया, यहाँ पे CH2 ऑलरेडी है। ये क्या मिला मुझे, ये मिला मुझे ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। तो एक मुझे मिल रहा है सीज साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, दूसरा मुझे मिल रहा है ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। क्यों, क्योंकि ये इंटरमीडिएट फॉर्म हो रहा है जिसके थ्रू मुझे ये दोनों प्रोडक्ट मिल रहा है। तो देखो पहले किससे स्टार्ट किया था मैंने, सीज से, मिला क्या मुझे फाइनल प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट मिला मुझे, कॉपी पेस्ट टाइम वेस्ट नहीं, एक प्रोडक्ट मिला मुझे ये वाला, ये वाला प्रोडक्ट मिला मुझे, दूसरा प्रोडक्ट क्या मिला मुझे, ये वाला प्रोडक्ट। दो प्रोडक्ट मुझे मिल चुका है। एक प्रोडक्ट सीज से स्टार्ट किया था मैंने किससे स्टार्ट किया था, सीज से स्टार्ट किया था, ठीक है। मिला क्या मुझे, एक सीज एक ट्रांस, ठीक है। कौन जल्दी फॉर्म हो रहा है, डायरेक्टली स्पिन इन्वर्जन के थ्रू ये फॉर्म हो रहा है, और बॉन्ड रोटेशन फिर इन्वर्जन फिर ये फॉर्म हो रहा है, जल्दी ये फॉर्म हो रहा है तो ज़्यादा फॉर्म होंगे, तो ये मेरा मेजर प्रोडक्ट है, ये मेरा माइनर प्रोडक्ट है। लेकिन सीज से मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं, सीज से मुझे दो प्रोडक्ट मिल रहा है, एक मेजर सीज प्रोडक्ट, एक ट्रांस प्रोडक्ट, सीज साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव, एक ट्रांस साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव। कब, जब मैं ट्रिपलेट कार्बन यूज कर रहा हूँ, डन, जब मैं ट्रिपलेट कार्बन यूज कर रहा हूँ मुझे सीज इस तरीके के दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं। एज ये दो प्रोडक्ट मिल रहे हैं उसमें एक मेजर भी है एक माइनर भी है,
दैट मीन्स मेजर जो है वो सिलेक्टिवली ज़्यादा बन रहा है, माइनर जो है वो सिलेक्टिवली कम बन रहा है। और अगर इस तरीके का रिएक्शन हो जहाँ पे सिलेक्टिवली मेजर और माइनर प्रोडक्ट मिले हमें, तो उस टाइप के जो रिएक्शंस होते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन। तो ट्रिपलेट कार्बिन के साथ स्टीरियो सिलेक्टिव रिएक्शन होंगे, सिंगलेट कार्बिन के साथ स्टीरियो स्पेसिफिक रिएक्शन होंगे। ठीक है, परफेक्ट, वेरी गुड, डन। तो अगर मैं सीज यूज ना करके ट्रांस यूज करता देन क्या होता? ये आपको करना है। मैं आपको प्रोडक्ट लिख दूंगा और स्टोरी भी बता दूंगा, लेकिन करना आपको है। सेम लॉजिक है, देखो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, एक का स्पिन अप है, एक का डाउन है, तो मैं ट्रांस यूज कर रहा हूँ। ठीक है, ये क्या है? ये मेरा सीज था ए, ये बी दूसरा प्रॉब्लम है बी, इसमें CH2 1 2। ठीक है, तो इनमें तो बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा आराम से, कोई इशू नहीं है इसमें। तो एक यहाँ पे है और ये बॉन्ड फॉर्म हो चुका है ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मुझे मिल चुका है यहाँ पे। तो इसमें ये जो मिल चुका है इसमें 2 प्रोसेस हो सकता है। एक प्रोसेस स्पिन इन्वर्जन होगा और स्लो प्रोसेस के थ्रू स्पिन इन्वर्जन होगा, और दूसरा प्रोसेस बॉन्ड रोटेशन होगा। स्पिन इन्वर्जन के थ्रू क्या मिलेंगे मुझे? ये अप था डाउन हो जाएगा, ये अप आ जाएगा, अप डाउन आप बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। इसमें क्या होंगे? बॉन्ड रोटेशन के थ्रू। ये मान लो ये पहले क्या था? ये था, अगर बॉन्ड ये रोटेट हो चुका है अभी, तो देन क्या होंगे? ये बिलो ग्रुप था वो एबब आ जाएगा, एबब तो एबब में ही रहेगा, इस बॉन्ड को मैं बस में रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे CH2 जो था वो ही रहेगा, तो ये एमी समझ में आ गया आपको? अभी इसमें क्या होंगे? फिर से इसमें से तो आपको डायरेक्ट प्रोडक्ट मिल जाएंगे। क्या प्रोडक्ट? ये वाला प्रोडक्ट जो आपको लिखना है और मुझे भेजना है। इसमें से क्या मिलेंगे आपको? इसमें फिर से क्या होंगे? स्पिन इन्वर्जन, स्लो स्पिन इन्वर्जन करना है, तो इन्वर्जन करोगे तो ये अप स्पिन क्या डाउन हो जाएगा, फिर बॉन्ड फॉर्म करना। तो इसमें से देखो एक ट्रांस को अगर मैं लूँ, अगर मैं ट्रांस को भी लूँ तो मुझे क्या मिलेंगे? ट्रांस मिलेंगे लाइक दिस, ये प्रोडक्ट फ्रॉम दिस, और इसमें से मुझे सीज मिलेंगे। तो सीज को लूँ सीज ट्रांस मिलेंगे, ट्रांस को लूँ सीज ट्रांस मिलेंगे। मेजर माइनर कौन होंगे? जो फास्ट फॉर्म हो रहे हैं, मतलब ये वाला। माइनर कौन होंगे? जो मल्टीपल स्टेप्स में जा रहा है वो वाला। दैट्स ऑल, सिंपल है, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, तो आप कर सकते हो इसमें भी आप कर सकते हो आराम से, और वो बहुत इजी है, कोई इशू नहीं है, बहुत ज़्यादा इजी है अगर आप इसको करोगे तो। अगर आप इसको करोगे तो, ठीक है, अगर आप इसको कर लोगे तो इसमें क्या होता है? एक सीज एक ट्रांस जनरेट हो रहा है, तो ये सीज ट्रांस क्या होता है? एक डाइस्टियोटोपिक मिक्सचर होता है। ठीक है, ये दोनों क्या होते हैं? मैं लिख देता हूँ आपको, अगर आपको पूछा जाए एग्जाम में, ये दोनों सीज एक ट्रांस, तो दोनों क्या एनेंशियोमर थोड़ी होगा, नहीं होगा, क्या होंगे? डाइस्टियोमर, और ये पेयर ऑफ डाइस्टियोमर, प्रोडक्ट्स होंगे। ये जो दोनों प्रोडक्ट आपको मिलेंगे ना, ये दोनों प्रोडक्ट पेयर ऑफ डाइस्टियोमर होगा। ठीक है, क्योंकि कुछ मैचेस होंगे नहीं। यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट दोनों मिले हैं वो क्या है आपका? पेयर ऑफ डाइस्टियोमर। लिख लो यहाँ पे, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर, पेयर ऑफ डाइस्टियोमर, दैट्स ऑल। यही प्रोडक्ट मिल चुका है आपको। तो ये सिंगलेट और ट्रिपलेट कार्बन किस तरीके से बिहेव कर रहा है आपको शायद समझ में आ गया होगा। तो इसको कंप्लीट करना मुझे बेंजीन बैच में भेजना, इसको कंप्लीट करके मुझे बेंजीन बैच में भेजना। ठीक है, कंप्लीट करके मुझे बेंजीन बैच में आपको भेजना है। डन? अब ठीक है, अच्छी बात है। अब आपको किस तरीके से पता चलेगा कि कौन सा कार्बन सिंगलेट स्टेट में रहेगा, कौन सा कार्बन ट्रिपलेट स्टेट में रहेगा, अगर दिया हुआ ना रहे। मैंने तो एग्जाम्पल दे दिया आपको,
लेकिन अगर एग्जाम्पल दिया ना रहे तो जनरली जो होता है मैं बता देता हूँ, अगर आपके पास कोई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है या फिर मान लो कोई लिक्विड फेज है, तो जनरली कार्बिन सिंगलेट स्टेट में रहता है। वो कार्बिन जो होता है वो सिंगलेट होता है। अगर कार्बिन दिया है वो सिंगलेट कार्बिन होगा, ठीक है। और अगर वही सिस्टम अगर डाइल्यूट इनर्ट सॉल्यूशन में रहे, इनर्ट मतलब जिस सॉल्यूशन में कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होता, जैसे बेंजीन टाइप सॉल्यूशन, नॉन पोलर कोई नॉर्मल सॉल्यूशन, इनर्ट सॉल्यूशन में रहे, एट द सेम टाइम अगर गैस फेज में भी वो कार्बिन रहे, तो वो कार्बिन ट्रिपलेट स्टेट में होता है। तो आपको स्टेट देख के भी आपको पता चल जाएगा कि वो कार्बिन कौन सा होगा। अगर बस कार्बिन लिखा है वो कार्बिन कौन सा होगा, वो स्टेट देख के भी पता चल जाएगा। अगर गैस फेज में है ट्रिपलेट, लिक्विड फेज में सिंगलेट, कॉन्सेंट्रेटेड सिंगलेट, डाइल्यूट इनर्ट में ट्रिपलेट स्टेट होंगे, ठीक है। तो आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि डाइल्यूट इनर्ट में या फिर गैस फेज में ट्रिपलेट क्यों होता है। आपको जनरली पता है सिंगलेट और ट्रिपलेट में ज़्यादा स्टेबल ट्रिपलेट होता है, क्योंकि मोर स्पिन मल्टीप्लिसिटी है। तो ये अगर ज़्यादा स्टेबिलिटी गेन कर रहा है, ठीक है, तो जनरली मान लो इनर्ट में मैंने सिंगलेट को रखा या फिर गैस फेज में मैंने सिंगलेट को रखा, तो कॉलिशन होगा उनमें क्या होंगे, कॉलिशंस होंगे। और वो कॉलिशंस के थ्रू क्या होंगे, वो जनरली सिंगलेट से ट्रिपलेट स्टेट में कन्वर्ट हो जाता है, सिंगलेट टू ट्रिपलेट में कन्वर्ट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ट्रिपलेट ज़्यादा स्टेबल है, तो ज़्यादा स्टेबल में जाएगा ना कॉलिशन होने के बाद। यही लॉजिक है, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो रिएक्शन में अगर सिंगलेट ट्रिपलेट लिखा नहीं है तो सॉल्यूशन का फेज देख के भी आप डिसाइड कर सकते हो। कंसंट्रेट हुआ तो ये, डाइल्यूट इनर्ट सॉल्यूशन हुआ तो ट्रिपलेट, ठीक है। डन, खुश, बस। तो पाई इंसर्शन रिएक्शन इज डन। आई वाज टॉकिंग अबाउट पाई इंसर्शन रिएक्शन, तो वो हो गया, ये वाला हो गया, ठीक है। अब आ जाओ सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन। सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन, तो सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन में क्या होता है, सिंपल का बहुत सिंपल है। देखो, मान लो आपके पास कोई कार्बिन है, ये कार्बिन है आर, तो मुझे सिंगलेट ट्रिपलेट का कुछ नहीं करना। पाई इंसर्शन रिएक्शन में सिंगलेट ट्रिपलेट के लेके काम करना था, सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन में बस कार्बिन को लेके काम करना है, बस कार्बिन, सिंगलेट ट्रिपलेट को नहीं लेके नहीं, ठीक है। तो इस कार्बिन में अगर मान लो मैंने कोई सिग्मा, इसका ये कार्बिन यहाँ पे प्रेजेंट है, ये कार्बिन यहाँ पे प्रेजेंट है, और मेरे पास XY बॉन्ड है, तो ये बॉन्ड क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है। तो सिग्मा बॉन्ड में जब मैं कार्बिन को इंसर्ट करूंगा तो वो सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन होगा। ये सिग्मा बॉन्ड है, तो मैं इस कार्बिन को सिग्मा बॉन्ड में ही इंसर्ट करूंगा। किस तरीके से करूंगा, देखो, मतलब ये दोनों X और Y के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड है ना, उनके बीच में कार्बिन को घुसा दूंगा सिग्मा बॉन्ड के अंदर। इस तरीके से इस लोन पेयर जो होंगे, ठीक है, और ये जो ये होंगे, इन दोनों के साथ इस तरीके से अटैक करूंगा। X को मान लो, इसको मान लो मैंने Y को अटैक कर लिया, ठीक है। जब Y को अटैक करूंगा, Y का बैलेंस इंक्रीज हो जाएगा, फटक से X अपना इलेक्ट्रॉन लेके, ये जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज है और ये डोनेट भी कर चुका है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट बन चुका है ये, तो ये फटक से इसको इलेक्ट्रॉन लेके यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है, ठीक है। जब ये आ जाएगा, डेफिनेटली क्या होंगे, देखो क्या चेंजेस क्या हो रहे हैं। देखो, ये AX अभी अटैच्ड है, पहले क्या था, X और Y अटैच्ड था, X और Y अटैच्ड था, अभी क्या अटैच्ड है, देखो, X को मैं X ही लिख रहा हूँ, या फिर कार्बिन को मैं कार्बिन लिख रहा हूँ CRR, इसके साथ आ गया X अटैच्ड होके, और इसके साथ आ गया Y यहाँ पे जाके। तो पहले क्या अटैच्ड था, X और Y इस तरीके से अटैच्ड था। अब X और Y के बीच में कोई बॉन्ड नहीं है, X और Y के जो बॉन्ड थे, जो बॉन्ड के बीच में आ चुका है ये कार्बिन, देखो इस पोजीशन पे आ चुका है कार्बिन, मतलब कार्बिन इंसर्ट हो चुका है, इसलिए ये सिग्मा बॉन्ड भी इंसर्शन हुआ है, इसलिए इसको बोलते हैं, इस सिस्टम को हम बोलते हैं कार्बिन, और जो सिग्मा इंसर्शन हुआ है यहाँ पे सिग्मा इंसर्शन हुआ है। तो अगर इसका मैं रियल लाइफ एग्जांपल्स दूं, देन इट वुड बी बेटर। एग्जांपल नंबर A, इंसर्शन ऑफ OH बॉन्ड, इंसर्शन ऑफ OH बॉन्ड, तो ROH मेरे पास प्रेजेंट है ऑलरेडी, मेरे पास कार्बिन है CH2 डबल डॉट, तो क्या होंगे, ये क्या होंगे, ये जो सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये जो ग्रीन कलर का सिग्मा बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये वाला, इसमें इंसर्ट करूंगा मैं कार्बिन को। किस तरीके से, इस कार्बिन से मैं हाइड्रोजन को खा जाऊंगा, और इसको अगर मैं थोड़ा सा शिफ्ट करके लिखूँ, दैट वुड बी आई थिंक बेटर। इससे मैं हाइड्रोजन को खा जाऊंगा,
तो सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन को लेके यहाँ पे आके इसको अटैक कर देगा। तो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में कार्बन आ जाएगा, देखो किस तरीके से, R O। अब देखो O के साथ कौन अटैच हो चुका है, ये वाला, और इसके साथ ये हाइड्रोजन CH2, और ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन के साथ अटैच हो चुका है, ये बॉन्ड टूट चुका है, कोई बॉन्ड नहीं है, और ये इसके साथ अटैच हो चुका है, इसके। तो देखो OH बॉन्ड था, अभी CH2 आ चुका है यहाँ पे। तो ये भी सिग्मा इंसर्शन का एग्जाम्पल है, ठीक है। तीसरा एग्जाम्पल क्या है, ओके ये हो गया B। ओके दूसरे जो एग्जाम्पल होंगे वो इस तरीके के एग्जाम्पल होंगे। मेरे पास इस तरीके के कोई ग्रुप है, तो CH बॉन्ड दिख रहा है ना ग्रीन कलर का आपको, इसमें ये सिग्मा बॉन्ड में कार्बन इंसर्शन होगा इस तरीके से। ये कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेके इसमें अटैक करेगा, कार्बन इसको लेके इस कार्बन पे अटैक करेगा, हो गया R C R R। यहाँ पे आ गया CH2 और कार्बन के साथ अटैच हो चुका है ये हाइड्रोजन, बस। तो ये हो गया, पहले CH था तो मैं शो कर देता हूँ आपको, ये कार्बन ये आ गया, यहाँ पे C और H ये थे जो पहले ये था, बस यही है प्रोसेस सिग्मा इंसर्शन का। सिग्मा बॉन्ड में इंसर्ट होगा, पाई बॉन्ड में इंसर्ट होगा, तो ये सिग्मा पाई इंसर्शन है जो इस तरीके से काम करता है, ठीक है, जो इस तरीके से काम करता है। डन, ओके। तो सिग्मा इंसर्शन रिएक्शन भी हो चुका है। तो बेसिक ये दोनों रिएक्शन थे, और भी कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शन थे। तो वो एक्स्ट्रा रिएक्शन क्या हो सकता है, नंबर 3 रिएक्शन, पाई इंसर्शन सिग्मा इंसर्शन खत्म हो चुका है। नंबर 3 रिएक्शन, उस रिएक्शन में हम बात करेंगे स्केलेटल रीअरेंजमेंट के बारे में। स्केलेटल रीअरेंजमेंट के बारे में बात करेंगे, मतलब इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उसके स्केलेटन जो होते हैं उस स्केलेटन के बारे में हम डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। किस तरीके से देख ले, तो चलो पहले हम बात करेंगे एक पार्टिकुलर रिएक्शन के बारे में, जिस रिएक्शन का नाम है वुल्फ बाय वुल्फ रीअरेंजमेंट। वुल्फ रीअरेंजमेंट के थ्रू किस तरीके से स्केलेटल रीअरेंजमेंट होता है। तो यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होता है इस जनरली वुल्फ रीअरेंजमेंट में, और यहाँ पे नाइट्रोजन N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस होता है। तो इस सिस्टम में जब मैं थोड़ा सा हीट दूंगा क्या होंगे, इस एक तरीके के रेजोनेंस होते हैं। किस तरीके के, ये सिस्टम निकल जाता है एज ए नाइट्रोजन गैस, आपको ऑलरेडी पता है, ये मैंने पहले भी दिखा चुका आपको। तो जनरेट क्या होंगे, R C डबल बॉन्ड O और ये CH, इसके ऊपर एक माइनस, मतलब ये जो डॉट हो गया। तो ये मेरा क्या है, कार्बन सिस्टम है। इस सिस्टम से क्या होंगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे आएगा, वीक बॉन्ड कौन है, ये पाई बॉन्ड वीक है, वापस जाएगा, फिर से वापस आएगा। अगर फिर से वापस आ गया तो इस कार्बन में कितने हैंड है, देखो 1 2 3 4, और एक फॉर्म हो रहा है 5, नॉट पॉसिबल। तब एक रीअरेंजमेंट होता है, उस रीअरेंजमेंट में ये R यहाँ पे इस कार्बन के साथ अटैच था पहले, अभी ये R घूम के इसमें आ जाएगा। क्यों आ जाएगा, क्योंकि कार्बन तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है, तो इजीली वो इस इलेक्ट्रॉन को लेकर न्यूक्लियोफाइल बन के अगर आ जाएगा तो वो इजीली एक्सेप्ट कर पाएगा इसको, ठीक है। चेंजेस क्या हुए, C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O ही है, ये वही है, डबल बॉन्ड CH हो चुका है और R अटैच हो चुका है यहाँ से यहाँ पे, डबल बॉन्ड CH और R। तो जो आपको मिला है ना, ये सिस्टम जो आपको मिला है, जो आपको दिख रहा है ये पार्ट, इस पार्ट के रीजन से इसको बोला जाता है कीटीन, एक कीटीन सिस्टम है, ठीक है। तो इस तरीके से कीटीन फॉर्म आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये मैं पूरा आपको वुल्फ रीअरेंजमेंट दिखा नहीं रहा हूँ, तो आपको मैं वुल्फ रीअरेंजमेंट जो कीटीन फॉर्म होता है वो कार्बन के थ्रू होता है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके नेक्स्ट स्टेप में क्या होता है, मैं आपको अगर दिखा दूँ एक झटके में, कोई भी वाटर मॉलिक्यूल होता है जिसमें से H प्लस को पहले हटा दो, दैट मीन्स यहाँ पे OH माइनस जाके अटैक करेगा। कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे अटैक करेगा, फिर से यहाँ पे आएगा और सिमिलर काइंड ऑफ रेजोनेंस होगा, तो अटैक यहाँ पे करेगा, तो यहाँ पे जाएगा, फिर से वापस आ जाएगा, CO में गया और वापस भी आ गया, और फिर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज फॉर्म होगा कार्बन के ऊपर, ठीक है। तो क्या मिलेंगे मुझे, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड CH माइनस सिंगल बॉन्ड R, और ये जो नेगेटिव चार्ज होंगे जो H प्लस इसने छोड़ दिया था उस H प्लस को खा जाएगा। तो क्या बनेगा हमारा, CH एक्चुअली ओवरऑल जो बनेगा C माइनस नहीं रहेगा, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन आके CH2 बन जाएगा। तो ये मेरा प्रोडक्ट है, और एट द सेम टाइम यहाँ पे क्या अटैच हुआ, H2 से H प्लस छोड़ के OH, तो यहाँ पे अटैच हो जाएगा OH,
दैट्स माई प्रोडक्ट। तो इसमें प्रोडक्ट के बारे में तो मैं वुल्फ रीअरेंजमेंट में बारे में तो नेम रिएक्शन में बात करूँगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको इस मैकेनिज्म को समझना है कि उस मैकेनिज्म में क्या हो रहा है, कार्बन के थ्रू पूरा स्केलेटन ही चेंज हो रहा है। आर ग्रुप अटैच था C डबल बॉन्ड O के साथ, अभी आर ग्रुप अटैच था CH2 के साथ, देख रहे हो ना। तो स्केलेटल रीअरेंजमेंट इसलिए बोलते हैं क्योंकि स्केलेटन ही चेंज हो रहा है इन दिस वुल्फ रीअरेंजमेंट। हो गया दूसरा रीअरेंजमेंट, जिसमें भी स्केलेटन चेंज होता है बाय आर्म्ड स्टर्ड होमोलोगेशन, अनइटर्ड होमोलोगेशन, स्टार्ड नहीं इटार्ड बोलते कभी कभी, ठीक है इसको। तो इसमें क्या होती है, देखो मेरे पास एक कार्बोक्सिलिक एसिड है, तो अगर कार्बोक्सिलिक एसिड में SOCl2 ऐड करोगे, ये आपको पता है ऑलरेडी, तो RCOCl बन जाता है, RCOCl ये जनरली बन जाता है, ठीक है, परफेक्ट, गुड। अभी इस सिस्टम में अगर मैं क्या कर रहा हूँ, डायजोमीथेन ऐड करूँगा, मतलब CH2 माइनस और N2 प्लस ऐड करूँगा, और ये एज इसके ऊपर नेगेटिव है तो ये क्या होगा, एक न्यूक्लियोफिलिक सेंटर, परफेक्ट। और ये जो कार्बन आपको दिख रहा है, ये तो एल खींच रहा है, और ये डेल्टा प्लस है और ये डेल्टा माइनस है क्योंकि कीटो ग्रुप है, तो ये क्या होंगे, ये आके डायरेक्टली अटैक करेगा इस सिस्टम पे, और ये बॉन्ड हो जाएगा, और ये बॉन्ड ब्रेक होके यहाँ पे आ जाएगा। क्या बनेगा, क्या जो बनेगा वो उसको मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, RO माइनस, एक Cl है, एक CH2 है, एक N2 प्लस है, परफेक्ट, कोई इशू नहीं है इसमें, वेरी गुड। अब देखो, अब जब O वापस आना चाहेगा, यहाँ पे लिविंग ग्रुप कौन होगा, यहाँ पे CC बॉन्ड है, CC बॉन्ड है, स्ट्रॉन्ग है, CCl बॉन्ड लिविंग ग्रुप मेरा, तो ये बॉन्ड टूट चुका है इसके ऊपर। तो क्या होंगे इसमें जनरली, R डबल बॉन्ड O, सॉरी, और यहाँ पे CH2 N2 प्लस, ठीक है, CH2 N2 प्लस हो चुका है जनरेट। तो इसमें क्या होता है नेक्स्ट स्टेप में, यहाँ पे जो दो हाइड्रोजन है ना, एक को मैं इस तरीके से लिख रहा हूँ, और आपको जनरली पता है जो डायजोनियम क्लोराइड होता है, N2 प्लस होता है, उसके पास कौन आता है, Cl माइनस आके बैठा रहता है। तो अगर मैं इसको तोड़ के लिखूँ, आई थिंक दैट वुड बी बेटर, N ट्रिपल बॉन्ड N प्लस Cl माइनस, ये आ जाएगा यहाँ पे, और ये आ जाएगा यहाँ पे, तो यहाँ से H प्लस निकल चुका है ऑलरेडी, और Cl माइनस यहाँ पे था, तो H प्लस और Cl माइनस मिलके निकल जाएगा HCl, ठीक है। और बना क्या, RC डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड N माइनस, ठीक है। अब N माइनस पी से यहाँ पे ओ, इसके ऊपर तो पॉजिटिव था ही, यहाँ पे वापस आ गया, कार्बन के ऊपर आ चुका है नेगेटिव। क्या हुआ नेक्स्ट स्टेप में, RC डबल बॉन्ड O, देखो CH के ऊपर नेगेटिव आ चुका है, यहाँ पे N प्लस होंगे क्योंकि 4 हैंड अभी भी है, N ट्रिपल बॉन्ड N फिर से फॉर्म हो चुका है। अब ये अगर इस सिस्टम में मैं थोड़ा सा हीट ऐड करूँगा, ये जो सिस्टम है ना, इस सिस्टम में अगर मैं थोड़ा सा हीट ऐड करूँगा, क्या होंगे, इस सिस्टम में अगर मैं हीट ऐड करूँगा थोड़ा सा, क्या होंगे, ये जो गैस है निकल जाएगा, नाइट्रोजन गैस माइनस N2, तो फॉर्म क्या होंगे, जो पहले मैंने फॉर्म किया था वही फॉर्म होंगे, R डबल बॉन्ड CH माइनस, ठीक है। और सेम मैकेनिज्म यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, यहाँ पे आएगा, स्केलेटन चेंज हो जाएगा इसका, तो बनेगा क्या, ये बनेगा मेरा प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड R, एक कीटीन। ये आर्न्ड इटर्ड सिंथेसिस रिएक्शन में, होमोलोगेशन में भी यूज होता है। तो आपको समझ में आ गया होगा अभी किस तरीके से ये काम कर रहा है, डन, ठीक है। तो ये भी स्केलेटन चेंज हो गया कार्बन के थ्रू, ये मेरा क्या है, कार्बन सिस्टम है, कार्बन सिस्टम है। ये जो नेगेटिव चार्ज दिख रहा है, ये नेगेटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन से कार्बन के ऊपर, दैट इज कार्बन, परफेक्ट, गुड, ओके। अब ये जो कीटिन होता है बहुत स्टेबल स्पीसीज होता नहीं है, तो इसको मैं थर्ड ब्रैकेट में रख रहा हूँ, और अगर आप इसमें ROH ऐड कर दोगे इस रिएक्शन में, ठीक है, तो मैं आपको बस दिखा रहा हूँ, यहाँ पे आएगा सिमिलर काइंड, यहाँ पे इस प्लस में हटा रहा हूँ अभी, ठीक है, यहाँ पे जाएगा, वापस आएगा, फिर इस कार्बन के ऊपर नेगेटिव, ऑलरेडी हाइड्रोजन था इसके ऊपर, कार्बन के ऊपर नेगेटिव, और वो नेगेटिव क्या करेगा, हाइड्रोजन को खा लेगा जो छोड़ा इसने, तो बनेगा क्या ओवरऑल, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे OR अटैच हो जाएगा, CH2R, तो ये मेरा प्रोडक्ट होंगे इस रिएक्शन के, जो अनइटर्ड सिंथेसिस यही है। तो आप प्रैक्टिस कर लो, यही अनइटर्ड सिंथेसिस है, ठीक है, डन हो गया।
परफेक्ट। तो ये नंबर 3 रिएक्शन था कि किस तरीके से स्केलेटन रीअरेंजमेंट होता है। लास्ट एक रिएक्शन होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन, जो कि लास्ट होंगे इस वीडियो के, ठीक है। नंबर 4 रिएक्शन जिसको बोले जाते हैं राइमर टीमैन रिएक्शन। और इस रिएक्शन में जो सिंगलेट कार्बिन होता है, सिंगलेट कार्बिन होता है वो पार्टिसिपेट करता है, सिंगलेट कार्बिन पार्टिसिपेट करता है, ठीक है। सिंगलेट कार्बिन पार्टिसिपेट कर सकता है। डन, खुश, परफेक्ट। अब इसमें आ जाओ, क्या होता है इसमें। इसमें बेसिकली हम क्या यूज़ करते हैं, एक OH फेनॉल यूज़ करते हैं, उसमें CHCl3 देते हैं, क्लोरोफॉर्म ऐड करते हैं, उसमें KOH या फिर NaOH ऐड कर देते हैं। तो मुझे जो प्रोडक्ट मिलता है, 2 प्रोडक्ट मिलता है बेसिकली, एक OH और CHO और दूसरा पैरा प्रोडक्ट OH और CHO। तो ये मेजर प्रोडक्ट होता है, ये माइनर प्रोडक्ट होता है, क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे नहीं, इसलिए हो गया। तो बेसिकली यहाँ पे होता क्या है, सिंपली समझो। बेसिकली इस रिएक्शन का मैकेनिज्म एक कार्बिन मैकेनिज्म होता है। वो कार्बिन का नाम है CCl2, जो कि एक डाइक्लोरोकार्बिन, जिसको बोला जाता है डाइक्लोरोकार्बिन। तो ये कार्बिन फॉर्म होने के बाद ये रिएक्शन में पार्टिसिपेट होता है। किस तरीके से होता है, मेरे पास KOH है, मतलब दैट विल गिव मी OH माइनस स्ट्रॉन्ग बेस, और मेरे पास CHCl3 है। तो मैंने CHCl3 से किस तरीके से कार्बन जनरेट होता है वो मैंने आपको दिखा दिया था। चलो रिमाइंड कर देता हूँ मैं फिर से आपको, किस तरीके से CHCl3 से जनरेट होता है। देखो CHCl3 से किस तरीके से जनरेट होता है, इसको OH माइनस इसको खा जाता है, ये बनता है, स्टेबल होता है, ये निकल जाता है लिविंग ग्रुप अल्फा एलिमिनेशन के थ्रू। तो मैं अभी नहीं दिखाऊंगा, नहीं आपको अभी, फिर से मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा नहीं, लेकिन आप जब प्रैक्टिस करोगे फिर से इसको करना। तो क्या होंगे, जो ACCl3 होता है, इसमें जब मैं OH माइनस डालूंगा क्या होंगे, अल्फा एलिमिनेशन होंगे। उसके थ्रू मुझे प्रोडक्ट मिल जाएंगे, क्या, CCl डॉट, डाइक्लोरोकार्बन मिल चुके हैं। अब बेस तो प्रेजेंट है OH माइनस, तो मेरे पास क्या है, फेनॉल प्रेजेंट है। ये हाइड्रोजन क्या है, एसिडिक है, क्योंकि जो कॉन्जुगेट बेस फॉर्म होंगे इस प्रोटॉन एब्स्ट्रक्शन के बाद वो भी स्टेबल है, वो भी रेजोनेंस स्टेबल है। कौन, ये वाला फेनॉक्साइड आयन O माइनस, ये रेजोनेंस करोगे तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है। तो ये क्या है, फेनॉक्साइड फॉर्म हो रहा है इसमें। तो मेरे पास एक ये रिएक्टेंट है, दूसरा रिएक्टेंट ये है, ये दोनों मिलकर अब रिएक्ट करेगा, करके मुझे प्रोडक्ट देगा। ठीक है, किस तरीके से देगा प्रोडक्ट, चलो देख लेते हैं। ये मेरे पास है फेनॉक्साइड आयन, ठीक है। तो ये 2 तरीके से अटैक कर सकता है, एक तरीका, 2 तरीका। तो मेरे पास CCl2 है, जो एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज, सिंगलेट कार्बिन की बात की मैंने, ठीक है। मतलब ये क्या है, सिंगलेट कार्बिन मतलब ये इलेक्ट्रोफाइल है एक, ये भी CCl2 है, ये भी एक इलेक्ट्रोफाइल है। तो ये क्या होंगे, न्यूक्लियोफाइल होंगे, मेरा न्यूक्लियोफाइल होगा ये। तो किस तरीके से अटैक होगा, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा, ये यहाँ पे जाएगा, और ये ऑर्थो पोजीशन से इस पे अटैक करेगा, ठीक है। ऑर्थो पोजीशन पे इस पे अटैक करेगा, कर सकता है ये, डन। या फिर एक और तरीका है, किस तरीका है, देखो बहुत इंपॉर्टेंट है कि डायरेक्टली ये जो कार्बन है ना, ये पाई इंसर्शन में पार्टिसिपेट करेगा। पाई इंसर्शन मतलब साइक्लो सिस्टम। तो पाई इंसर्शन में को ही मैं प्रीफर देता हूँ, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ वो इंसर्शन। पाई इंसर्शन में क्या होता है, देखो ये जो पाई बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, ये सिग्मा एक पाई, इस पाई बॉन्ड में क्या होता है, पाई इंसर्शन में एक ये उड़ जाता है, यहाँ पे एक साइक्लोप्रोपेन डेरिवेटिव आ जाता है। तो क्या प्रोडक्ट मिलेंगे, पाई इंसर्शन अगर मैं करूँगा तो इस पाई बॉन्ड को लेके CCl ये प्रोडक्ट मिलेंगे मुझे, और यहाँ पे O माइनस है। अब जब ये मिल चुका है मुझे पाई इंसर्शन होके, अब यहाँ पे रेजोनेंस कर दो चुपचाप, जो मैं पहले कर रहा था। यहाँ पे आएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे टूट जाएगा, क्योंकि इस कार्बन के पास अब 5 बैंड होंगे, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म होंगे। तो क्योंकि देखो एक हाइड्रोजन तो होता है बेंजीन रिंग में, 2 3 4 ऑलरेडी है। अगर मैं एक और बॉन्ड यहाँ पे फॉर्म करूंगा तो 5 बैंड होंगे। तो इस बॉन्ड को तोड़ना बहुत आसान है, क्योंकि 3 मेंबर रिंग स्टेबल नहीं है, तो बॉन्ड इजीली टूट जाएगा।
नेक्स्ट स्टेप में क्या होंगे, देखो मैं ऑर्गेनाइज करूँगा हर एक चीज़ को, O माइनस, सॉरी O होंगे, माइनस नहीं होंगे। यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे ये आएगा, यहाँ पे C माइनस और यहाँ पे 2Cl, ठीक है। और इसके साथ यहाँ पे एक हाइड्रोजन भी तो है, हर एक कार्बन पे बेंजीन में हाइड्रोजन होता है, तो ये O माइनस इसको खा जाएगा और यहाँ पे क्या होंगे, यहाँ पे इसको गिराएगा, इसको फिर से वापस जाएगा ये, सॉरी यहाँ पे। फिर स्टेप में क्या, देखो चेंजेस, बस मैं चेंजेस कर रहा हूँ, आप मेरे साथ कर लो। यहाँ पे ये फिर से बेंजीन बन चुका है, यहाँ पे O माइनस बन चुका है, यहाँ पे C हाइड्रोजन को खा चुका है, ये Cl, ये भी एक Cl आ चुका है। क्लियर हो चुका है ना, पूरा खत्म, डन, खुश, परफेक्ट। ओके, अब परफेक्ट है पूरा। ओके, अब इसमें क्या होंगे, सिंपली अगर मैं NaOH और KOH, जो KOH मैंने यूज़ किया वहाँ से क्या आएंगे, OH माइनस, तो वो OH माइनस आके इस पे अटैक करेगा और एक Cl एज ए लिविंग ग्रुप Lg निकल जाएगा, SN2 टाइप अटैक बोल सकते हो, ठीक है। अगर वो निकल जाएगा क्या बनेगा, नेक्स्ट पेज में ड्रॉ कर रहा हूँ मैं, देखो समझो स्ट्रक्चर को। यहाँ पे OH अटैच होगा, यहाँ पे एक Cl नहीं रहेगा, मतलब एक Cl की जगह पे एक OH होगा, बाकी सिस्टम सेम टू सेम, सॉरी O माइनस C, यहाँ हाइड्रोजन, एक Cl, एक OH आ चुका है, इस तरीके से हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में ये जब यहाँ पे मैं इसको डालूंगा, ये आ जाएगा, निकल जाएगा फिर से, बस स्टेप से, ठीक है। थियोरेटिकल मैकेनिज्म है, जो प्रोडक्ट है उसको स्टेप्स के थ्रू आपको करना पड़ेगा, ये इसको ही मैकेनिज्म बोलते हैं। मैकेनिज्म मतलब यही है, ठीक है। तो मुझे मिल चुका है ये। अब इसमें थोड़ा सा एसिड जो इस प्लस सिस्टम में वाटर है, तो एसिडिक हाइड्रोजन तो है ही ऑलरेडी सिस्टम में, तो एसिडिक एसिड डाल देता हूँ थोड़ा सा इस जो प्लस, तो ये क्या बन जाएगा, O माइनस जो था वो इस प्लस को लेके OH बना देगा, और C डबल बॉन्ड OH, जिसमें क्या हो सकता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो सकता है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग मतलब क्या है, मोर स्टेबल, और मोर स्टेबल है मतलब ये मेजर प्रोडक्ट है, ऑर्थो प्रोडक्ट है मतलब मेजर प्रोडक्ट है। सिमिलर मेथड में अगर मैं इसमें पैरा पे अटैक करूंगा, मतलब अगर मान लो मैं इस बॉन्ड को खा रहा हूँ, ये जो व्हाइट बॉन्ड आपको दिख रहा है ना, इसको मैं इसमें पाई इंसर्शन कर रहा हूँ, तो आपको क्या मिलेंगे, इसमें पाई इंसर्शन करोगे तो डेफिनेटली आपको जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो ये होंगे, O माइनस, यहाँ पे ये CCl2, या फिर इसको मैं तोड़ के लिखूँ ClCl, और बॉन्ड यहाँ पे है, यहाँ पे फिर से कर लो रेजोनेंस, ये यहाँ पे आएगा, ये यहाँ पे जाएगा और ये यहाँ पे टूट जाएगा, ठीक है। तो क्या हुआ, देखो सेम प्रोसेस करना है, नेगेटिव चार्ज आएगा, हाइड्रोजन को खाओगे, यहाँ पे जो हाइड्रोजन अटैच्ड होंगे उसको खाओगे, फिर ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है ना उसको खाओगे नेगेटिव चार्ज से, ओवरऑल करते करते लास्ट स्टेप में मैं फाइनल प्रोडक्ट लिख रहा हूँ, डॉट 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 डॉट, आप खुद को करना है, खुद करके बेंजीन बैच A/E पे मुझे भेजो पैरा प्रोडक्ट, ठीक है। ये आपका होमवर्क है, खुद करना है मैकेनिज्म। तो आपको क्या मिलेंगे लास्ट में, CHO मिल जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे कोई भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म नहीं होने वाले हैं, मतलब ये लेस स्टेबल है, और माइनर प्रोडक्ट। तो ये भी किस तरीके से जनरेट हो रहा है, एक कार्बन इंटरमीडिएट के थ्रू ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, एक कार्बन इंटरमीडिएट के थ्रू, कार्बन के थ्रू, ठीक है, एक कार्बन के थ्रू, इसको भूलना मत। रायमर-टिमन रिएक्शन में डाइक्लोरोकार्बिन यूज होता है जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन में हेल्प करता है, ठीक है। तो यही है पूरा कार्बन का केमिस्ट्री, जो एक इंटरमीडिएट है, ठीक है, डन, खुश, गुड। अब रिएक्शन में कार्बन प्रेजेंट है, हम उसको डिटेक्ट किस तरीके से करें, डिटेक्शन ऑफ कार्बन, कार्बन को हम डिटेक्ट किस तरीके से करें रिएक्शन में। एक है क्या, ESR मेथड से कर सकते हैं हम, या फिर EPR मेथड जिसको बोलते हैं, ये इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस, इलेक्ट्रॉन पैरामैग्नेटिक रेजोनेंस। दूसरा UV विजिबल से, स्पेक्ट्रोस्कोपी से भी हम कर सकते हैं। लेकिन ये EPR और ESR मेथड ये किसके लिए एप्लीकेबल होता है, किसके लिए नहीं होता, ये ट्रिपलेट के लिए एप्लीकेबल होता है, सिंगलेट के लिए नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता नहीं है। तो उसके लिए मुझे दूसरा मेथड चूज करना होगा, UV विजिबल, ट्रिपलेट सिंगलेट के लिए, ठीक है। दैट्स ऑल। तो यही प्रोसेस है टोटल कार्बन केमिस्ट्री, मतलब यही केमिस्ट्री है, ठीक है। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम बाकी नाइट्रीन, बेंजीन और
फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। सो टिल देन बाय बाय।